नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इम्तिहान बड़ा है और इसीलिए इम्तिहान में हर कोई सब कुछ झोंकने को तैयार है। सभी ने डेरा डाला है वाराणसी में, जहां पर अंतिम चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन छठे दौर का मतदान इस वक्त भी जारी है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंप करने वाले हैं 3 दिन के लिए, जिसमें से आज रोड शो काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर वो पहुंचने वाले हैं। सबकी नजर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो अभी तक जानकारी है, बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ही जरिए वो बीएचयू के हेलीपैड में उतरेंगे और फिर वहां से मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर मालार्पण के बाद रोड शो बनारस की सड़कों से होता हुआ आगे गुजरेगा, जिसके बाद वो जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और फिर काल भैरव मंदिर। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह की तैयारी, क्योंकि अब कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए अंजना, तैयारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं पंडित मालवीय की मूर्ति पर और वहां पर माल्यार्पण से शुरुआत करेंगे। हम उसी बीएचयू के पास खड़े हैं और आपको दिखा सकते हैं इस वक्त की भीड़। लोग जुटने शुरू हो गए हैं। कई टोलियां बीजेपी कार्यकर्ताओं की जुटने लगी हैं और बहुत लंबा काफिला होगा। प्रधानमंत्री खुद एक खुली जीप में होंगे और उसके बाद तकरीबन 4 किलोमीटर का यह सफर है, जो कि बीएचयू गेट से रविदास गेट, फिर 80 होता हुआ, 80 घाट होता हुआ वो गदौलिया और फिर विश्वनाथ मंदिर जाएगा और उसके बाद वो काल भैरव मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे। आप सड़कों का हाल देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री जिस सड़क से गुजरने वाले हैं। बीएचयू की ये सीधी सड़क है जो कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाएगी। लोग छतों पर हैं, अलग अलग जगहों पर जत्थों में हैं और कुछ ही देर में ये जो पूरा रास्ता है इसके भर जाने की उम्मीद है। जगह जगह बैलून लगाए गए हैं, हरे और केसरिया रंग के हैं। हालांकि गलियों में, जो कि संकरी गलियों से भी इनका काफिला गुजरेगा, वहां से बैलून हटाए गए हैं। ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। इसमें बहुत कुछ कलर दिखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहे हैं। औरतों ने साड़ियां पहनी है, टोपियां लगाई हैं, उसके अलावा छतरी लगा रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अंजना कि इस वक्त छठे चरण का एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। हालांकि आज तमाम नेता यहां रोड शो करेंगे। 2 चीजें देखने वाली होंगी कि क्या जिस वक्त प्रधानमंत्री पहली बार आए थे और जब उन्होंने कहा था कि गंगा उन्हें बुलाया है, उस वक्त जो रोड शो था, क्या आज का रोड शो उस रिकॉर्ड को तोड़ पाता है? नंबर 1। और दूसरी बात यह रहेगी अंजना कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डिम्पल, यानी तीनों स्टार प्रचारक एक साथ काशी की सड़कों पर हैं, ऐसे में किसमें ज्यादा तादाद जुटती है, कौन इस रोड शो में बाजी मारता है, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और यहां से अपने इस रथ यात्रा, अपने इस रोड शो को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और अभिषेक, जगह आपने सही हासिल की है, क्योंकि वहां से ऊपर से तस्वीरें साफ दिखाई दे रहे हैं। मदन मोहन मालवीय की मूर्ति भी दिखाई दे रही है। अशोक हमारे साथ लंका गेट से जुड़े हुए हैं। अशोक, सही कहा कुमार अभिषेक ने कि ये अपने आप में शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन शक्ति प्रतिस्पर्धा भी है, क्योंकि इसी बनारस में ये भी रोड शो और दूसरा रोड शो भी अखिलेश और राहुल गांधी का। आप जिस तरफ खड़े हैं, क्या नजारा और बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? इस बीच तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और बीएचयू के हेलीपैड में जो जानकारी आ रही है, अब वो उतर चुके हैं। अशोक जी, मैं बिल्कुल बीएचयू जहां पे कुमार अभिषेक खड़े थे उससे ठीक थोड़ा आगे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं पीछे तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के झंडे लिए हुए हैं, गुब्बारे बैलून लिए हुए हैं, सिक्योरिटी तमाम दिखाई दे रही है। यहाँ पे यही इसी रोड से बीएचयू सामने पड़ता है, जहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखा रहे हैं। आप इसी रोड से प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम बात कर रहे थे शक्ति परीक्षण की, प्रधानमंत्री 3 दिन तक यहाँ डेरा डालेंगे। उनके कैबिनेट के 15 जो मंत्री हैं यहाँ पे डेरा डाले हुए, लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और 3 दिन कहा जा रहा है प्रधानमंत्री यहाँ डेरा डालना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी देखा नहीं गया किसी भी प्रधानमंत्री, पिछले इलेक्शनों की अगर बात करें, किसी प्रधानमंत्री ने इस ढंग से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दिन डेरा डाला। हालांकि यह प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, खासतौर से प्रधानमंत्री के लिए। यहाँ इस पूरी पार्लियामेंट्री क्षेत्र में जितने विधानसभा सीटें आती हैं, जब अगले फेज का चुनाव होगा, आखिरी फेज का, वो जीतना बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए डू और डाई होगा
इसलिए प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट के लोग यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि राहुल और अखिलेश का रोड शो भी होना है इसके बाद, तो दोनों का कंपैरिजन होगा कि दोनों के रोड शो में किसमें भीड़ ज़्यादा थी, किसमें ज़्यादा उत्साह था, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये भी दिलचस्प है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतने मंत्री वहां पर कैंप किए हुए इतने दिन से, प्रधानमंत्री पहली बार कैंप कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अशोक छठे और सातवें दोनों चरण का हैंडल हो जाता है, क्योंकि आजकल टीवी पर लगातार प्रसारण हो रहा है और वो माहौल बन रहा है, वो मोमेंटम बनता चला जाता है तस्वीरों के जरिए। तो ये जो रोड शो और उसकी तस्वीरें हैं वो छठे दौर को भी देख लेंगे और सातवें दौर में भी असर होगा। क्यों? बिल्कुल, ये तो स्ट्रेटेजी रहती है हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या रैलियां करें, क्योंकि जो छठे फेज का कैंपेन है वो तो खत्म हो गया था, सातवें फेज का है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश होती है अलग अलग पार्टियों के द्वारा कि जो अगला फेज का चुनाव है उसको कहीं ना कहीं इससे फायदा मिले उनको। बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह पहुंच गए। जी अशोक, आप ही के पास लौट रही हूँ, तस्वीरें लगातार दिखाइएगा, तस्वीरें लगातार दिखाइएगा। अशोक, आप ही के पास पहुंच रही हूँ। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं लैंड हो चुका है। माना जा रहा है अब से कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री बीएचयू गेट पर पहुंचेंगे, जहां पर मदन मोहन मालवीय की मूर्ति है, वहां पर मालार्पण। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जिसमें बीजेपी अध्यक्ष साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये पूरा जो कारवां है, बीजेपी ने सब कुछ झोंक दिया है, पूरी ताकत लगा दी है। इसका प्रमाण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष 15 के आसपास सरकारी मंत्री सभी डेरा डाले हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, अखिलेश, डिंपल यादव मिलकर रोड शो कर रहे हैं। सवाल यही, और जैसा कि हमने आपको बताया मायावती भी रैली कर रही हैं। तो कुल मिलाकर इस आखिरी दो फेज में कोई भी रिस्क नहीं मोड़ लेना चाहती, ये तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, यहां से वो आगे बढ़ेंगे और ये पूरे रोड शो का आगाज होगा। बीएचयू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं उनके स्वागत के लिए। और जैसे ही कैमरा करीब जाएगा कुछ और तस्वीरें, चेहरे साफ होंगे, लेकिन इसी के साथ रोड शो का आगाज बीएचयू से होने वाला है। कुमार अभिषेक और अशोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं एक बार फिर आपको दिखाएंगे, लेकिन बाहर की भी तस्वीरें बीच बीच में दिखा दीजिए, क्योंकि बाहर किस तरह का जमावड़ा। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ चुके हैं और यहीं से ये पूरा कारवां शुरू होगा। बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ठीक बीएचयू के मेन गेट के सामने बीएचयू गेट है, जहां मदन मोहन मालवीय की मूर्ति है और वहीं पर माल्यार्पण के साथ इसका आगाज होगा। तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां पर मौजूद, और इसी के साथ रोड शो का आगाज होता हुआ, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री बीएचयू गेट की तरफ बढ़ेंगे और फिर कूच करेंगे गौदलिया होते हुए। 80 घाट भी माना जा रहा है वहां से भी। अब ये गलियां बड़ी सक्रिय हैं, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अभिषेक, एक बार चाहेंगे जो पूरा रोड मैप है, और एक वक्त पे ये भी माना जा रहा था कि गौदलिया में ऐसा ना हो कहीं फेस ऑफ हो जाए दोनों रैलीज का, लेकिन दोनों रोड शोज का। इस वक्त क्योंकि 80 घाट भी आप बता रहे हैं, तो ट्रैफिक तो हम समझ लें कि पूरी तरह से आज प्रभावित होने वाला है। और बनारस के लोग घर में रहें और टीवी पे ही देखें, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो पहुंचेंगे सड़क पे वो अलग बात है, लेकिन सड़क पर निकलना कामकाज के लिए बड़ा मुश्किल होगा आज। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बनारस यूं ही जाम का शहर माना जाता है, गलियों का शहर माना जाता है, और ऐसे में आज तमाम दिग्गज पूरे दिन आज सड़कों पर होंगे। हम बीएचयू के पास जहां खड़े हैं वहां तो थोड़ी चौड़ी सड़क आपको दिखाई देगी, लेकिन यहां से जैसे ही ये काफिला प्रधानमंत्री का 1 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, उसके बाद से संकरी गलियां शुरू हो जाएंगी। रविदास चौराहे के बाद से जैसे ही 80 घाट की तरफ हम बढ़ेंगे, 80 के तरफ घुसेंगे, वहां से लेकर पूरा गदौलिया, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर, आप देख सकती हैं, आप जानती हैं कितना संकरा रास्ता है, और ये पूरा का पूरा रास्ता भर जाएगा। प्रधानमंत्री इस रास्ते से कुछ देर में गुजरने वाले हैं, खुद अमित शाह भी पहुंच चुके हैं।
तमाम जो बीजेपी के बड़े आला मंत्री हैं इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं बनारस में, और सुबह से ये लोग हमें इन सड़कों पर दिखाई दिए जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को जाना है। कहीं ना कहीं आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अंजना, क्योंकि आज छठे चरण का एक तरफ मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ टीवी पर ये तस्वीरें लगातार प्रसारित होती रहेंगी कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो में कितनी भीड़ जुटती है, प्रधानमंत्री का ये रोड शो कितना सफल होता है, या प्रधानमंत्री के इस रोड शो में दोनों के रोड शो में आखिर किसकी इस प्रतिस्पर्धा में कौन आगे होता है, ये हम लोग दिन भर दिखाते रहेंगे। रास्ता तय होना है ना, मतदान पर भी असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि आम लोग अभिषेक रास्ता यहीं से निकलता हुआ दिख रहा है। अभिषेक हाँ दिखाइए, क्योंकि ये वो रास्ता है जो कुछ देर में पूरी तरीके से भर जाएगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद उनका ये रोड शो शुरू हो जाएगा। तो अंजना, ये आज का जो दिन है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो बनारस के लोग हैं उनके लिए एक तो बाहर निकलने का दिन नहीं होगा, वही लोग निकलेंगे जो इन रैलियों में शामिल होंगे, या फिर ज्यादातर लोग अपने छतों से ही इन रैलियों को या इन रोड शो को देखेंगे। लेकिन तस्वीरों के लिए अभिषेक मैं आपके पास आती रहूंगी एक बार, लेकिन अशोक के पास भी चलते हैं, हमारे सहयोगी जो थोड़ा सा आगे, ये जो पूरा हिस्सा है जो लोग बनारस गए हैं बीएचयू के आगे, तो सड़क बहुत चौड़ी है, जो स्ट्रेट सड़क है, एक तिराहा है वहां पर, जो स्ट्रेट सड़क है वो तो बहुत चौड़ी है, वहां पर कई लोग आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद सकरी गलियां शुरू होती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद अब पहुंच रहा है वहां पर। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया वहां पर अन्य लोगों के साथ, और फिर वो भी वहां से आगे बढ़े हैं। तो ये पूरा कारवां कैसे आगे बढ़ता है, पल पल की तस्वीर और बाहर का हुजूम आपको हमारे तमाम सहयोगी दिखा रहे हैं। अशोक, जैसा कि आपने बताया, आप कुछ ही दूर पर हैं कुमार अभिषेक से, लेकिन ये तस्वीर बहुत मायने रखती है अशोक, क्योंकि दांव पर मोदी अमित शाह की जोड़ी एक तरह से पूरी तरह से है, क्योंकि जो भी साख है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश को हासिल करना बादशाहत पर मुहर होगी, और कोई भी नाकामी कई सवाल खड़े कर सकती है। अशोक, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जीतना बीजेपी के लिए बहुत ही जरूरी है, खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि 2019 का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, क्योंकि बिहार की हार, दिल्ली की हार, तो और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ था बीजेपी का, वो दोहराना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, तभी 2019 इनके लिए आसान होगा। ये कई सवाल होंगे, क्योंकि लीडरशिप अमित शाह की है, मोदी की है, इनकी साख दाव पे है। नोटबंदी हुआ तो नोटबंदी रेफरेंडम माना जाता है। अमित शाह से कल सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या रेफरेंडम होगा, हालांकि सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रेफरेंडम भी विपक्षी पार्टियां या तमाम लोग मान रहे हैं कि अगर यूपी में बीजेपी की सत्ता नहीं आई तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, अमित शाह की लीडरशिप पे सवाल खड़ा होगा, मोदी के निर्णयों पर सवाल खड़ा होगा, तो कई चीज़ें होंगी तय इस चुनाव के बाद। इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई, खासतौर से अमित शाह ने बहुत 200 के करीब रैलियां और जनसभाएं की हैं, छोटी बड़ी रोड शोज किए हैं। पहली बार देखा कि अमित शाह बहुत रोड शो नहीं करते थे, मोदी ने रोड शो किया था 2014 में, लेकिन अमित शाह ने भी रोड शो किए हैं। तो अमित शाह जी जान से लगे हुए हैं। मोदी की बहुत रैलियां की गई हैं, पूरी कैबिनेट जहां जिस फेज में चुनाव होता है वहां पे पूरी कैबिनेट और तमाम टॉप लीडर्स को उतार दिया जाता है। तो बीजेपी के लिए बहुत खासा महत्वपूर्ण है ये उत्तर प्रदेश का चुनाव। इन 5 राज्यों को अगर देखें तो यूपी इनके लिए बहुत जरूरी है जीतना। अंजना, बिल्कुल अशोक, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से जरा अगर 2 तस्वीरें हम दिखा दें। एक तो अंदर ये काफिला जो प्रधानमंत्री का बढ़ रहा है बीएचयू में, हेलीपैड से अब उनका काफिला बीएचयू मेन गेट तक पहुंच रहा है, जहां पर मदन मोहन मालवीय की मूर्ति है, माल्यार्पण होना है। और दूसरी तस्वीर जरा जल्दी से बाहर की दिखा दीजिए। ये एरियल कैमरे से आपको हम सारा हुजूम जो वहां पर मौजूद है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, लोगों का जो इस रोड शो के लिए पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आप दोनों के पास मैं लगातार आती रहूंगी। प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और रोड शो जबरदस्त, दूसरी तरफ अखिलेश, राहुल, कोई भी रिस्क मोल लेने को तैयार नहीं है। छठे और 7वें दौर के लिए सब कुछ झोंकती दिख रही है ये पार्टियां। क्या कहती है ये तस्वीर उर्मिलेश? तो पहले ही कह चुका हूं कि ऐसा लग रहा है कि बनारस में लोकतंत्र नहीं दबोच तंत्र चल रहा है। क्यों दबोच तंत्र? क्यों? इसलिए कि मेरा ये मानना है, और किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो एक दस्तूर है दुनिया भर में, ये केवल नहीं कि किसी एक जगह, मुझे लगता है कि उसमें एक राजनीतिक गरिमा होनी चाहिए, मुद्दे होने चाहिए,
और इश्यूज होने चाहिए, लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए, उनको इन्फॉर्म नागरिक बनाया जाना चाहिए। अभी इस तरह का हो रहा है जैसे कि लगता है कि लोगों को दबोच लेना है। नहीं सर, ये समझ नहीं आ रहा, ये दबोच तंत्र मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपके वक्त से इत्तेफाक नहीं रखती। एक सेकंड सर, ऐसे ही जब राहुल और अखिलेश राहुल और अखिलेश की जब रोड शो से कर रहे थे, मैं उसकी भी तब भी दबोच तंत्र कहा था। तब मुझे नहीं लगता किसी पत्रकार ने दबोच तंत्र कहा। मैं बता रहा हूँ, मैं केवल इनके लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं इनफैक्ट सभी के लिए कह रहा हूँ। हाँ। मैं केवल इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी एक दल के लिए। बिल्कुल आपने गलत समझा, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आज मतदान चल रहा है, मतदान कहाँ है? मतदान है बनारस से 10-12 किलोमीटर आज। अगर एयरपोर्ट से बगल में आप जाइए तो वहां आज मतदान चल रहा है। हाँ। आजमगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बाबतपुर बनारस हवाई अड्डे के बगल से शुरू हो जाती हैं। हाँ। तो एक तरफ मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ जुलूस निकल रहे हैं दोनों दलों के, तीनों दलों के। मैं एक की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहीं से चर्चा आगे नहीं चलेगी, क्योंकि मैं आपकी कई बातों से सहमत हूँ, कई से असहमत हूँ। लेकिन उससे पहले बाला हमारे सहयोगी इस वक्त काफिले के ही साथ मौजूद हैं। बाला, हर तस्वीर आपकी जुबानी, बोले। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पे, जहाँ पर थोड़ी देर बाद आएगा प्रधानमंत्री का काफिला। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि माहौल कैसा है, तो ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव का, पूरे चुनाव का जोश जो है, उत्साह जो है, वो कार्यकर्ताओं का यहीं पर सिमट आया है। खास बात यह है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद यहीं से प्रधानमंत्री का काफिला रोड शो आगे जाएगा। से प्रधानमंत्री का काफिला रोड शो आगे जाएगा, लेकिन उसके साथ ही उसके बाद दोपहर के बाद शाम को यहीं से अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का काफिला भी निकलेगा। तो ये जिस तरह से ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के बीच में मुकाबला है। अभी से 2 मिनट पहले यहाँ पर मोटरसाइकिल पर जय अखिलेश के नारे लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स यहाँ से गुजर रहे थे। और उनको जब देखकर यहाँ पे बीजेपी के जो समर्थक थे, जो सुबह से मौजूद हैं, वो उन्होंने शंख बजाना शुरू किया। एक तरह से बिल्कुल मुकाबला हो रहा है। थोड़ी देर पहले तक अगर आप यहाँ का नज़ारा देखते विश्वनाथ टेम्पल के बाहर का, तो झंडे दोनों तरफ लगे हुए थे, गुब्बारों से सजाया गया था। गुब्बारों का रंग भी जो था ऑरेंज कलर का था, केसरिया रंग के गुब्बारे चुने गए थे। इस पूरे इलाके को सजाया गया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने आकर, पुलिस बल ने आकर के गुब्बारों को फोड़ दिया। सारे गुब्बारे हटा दिए गए हैं और दोनों तरफ जो झंडे लगे हुए थे, उन दोनों पार्टियों के झंडों को हटा दिया गया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्साह में जो दोनों पक्ष को लोग टकरा जाएं। तो जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल के आगे। और प्रशासन की तरफ से उठाया गया ये कदम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे वक्त पर भावनाएं उफान पर रहती हैं। उत्तेजित होकर कोई भी अप्रिय घटना इन जगहों पर नहीं हो। प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में ये बहुत महत्वपूर्ण है और संयम के जरिए ही लोकतंत्र में कोई भी जंग जीती जाती है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे कोई और। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद भी उर्मिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। महाकवरेज जंग बनारसिया, जी हाँ, बनारस के घाटों पर सुबह हुई है, लेकिन एक भोर राजनीति की यहां भी हो रही है। कोई उसे भोर कहे, कोई शाम कहे, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर है तो है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में रोड शो का आगाज होना है। 2 गेट, लंका गेट, BHU गेट, हर गेट की तस्वीर और नजारा आप आज तक पर देखेंगे। कुमार अभिषेक, अशोक सिंघल, बालकृष्ण, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, क्योंकि जहां पर बाला मौजूद हैं वहां पर इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। ये पायलट गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का पूरा काफिला जिस गाड़ी को फॉलो करेगा। अब याद रखिए, ये जो हिस्सा है BHU के ठीक सामने, यहाँ पर तो सड़क चौड़ी है, आसपास से इन्होंने एनक्रोचमेंट भी हटा दिया होगा, जो कि अक्सर अगर आप रोजमर्रा के दिन में जाएं तो बड़ा मुश्किल है इन इलाकों से निकलना, लेकिन आज तो खैर एनक्रोचमेंट हटा दिया होगा। आगे जो हिस्से हैं वो बहुत सकरी गलियां हैं और ये काफिले की गाड़ी तैयार दिख रही है। अशोक, माने कि अब कुछ देर में ही ये काफिला निकलेगा और आप लोग जहां से मौजूद हैं वहीं से नीचे का पूरा नजारा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अंजना, हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। सामने BHU का गेट है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे और टोपियां पहन करके आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी रोड से सामने जो दिखाई दे रहा है, इसी रोड से होते हुए प्रधानमंत्री जो लंका गेट है, मेरा कैमरामैन आपको हिमांशु दिखाएंगे कि किस ढंग से ये सड़क आगे की तरफ बढ़ती है। लंका गेट से होते बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाएगी और आगे फिर काल भैरव के मंदिर के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री निकलेंगे। देख सकते हैं ये रोड पूरा उधर से BHU से, सामने लंका गेट है, वहाँ पे पब्लिक
खड़ी हुई है, झंडे, बैनर और गुब्बारे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि हरा और केसरी रंग के गुब्बारे सड़कों पर टांगे हुए। प्रधानमंत्री का एक होर्डिंग भी लगा हुआ है जिसमें भाजपा ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, आओ बनाएं भाजपा सरकार, ऐसे स्लोगन्स लिखे हुए हैं। देखते हैं कि चौराहे पर, जो लंका गेट का चौराहा है, वहाँ पे तमाम कार्यकर्ता टोपियाँ मोटरसाइकिल पर यहाँ पे खड़े हैं। जो प्रधानमंत्री का रोड शो निकलेगा उसकी अगुवाई ये लोग करेंगे, आगे आगे ये लोग चलेंगे। देख सकते हैं सड़कों पर चारों तरफ लोग झंडे और टोपियां पहन करके बीजेपी की दिखाई दे रहे हैं। जिस पूरे कारवां को पायलट करेगी वही गाड़ी आप इस वक्त सफेद गाड़ी देख रहे हैं, क्योंकि आगे गाड़ी चल के कम से कम जो ट्रैफिक है वहां पर लोग हैं उनको देख के आगे किया जाएगा। माना जा रहा है प्रधानमंत्री का काफिला देखिए वहां पर पहुंच चुका है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ बनारस कम से कम ऐसी तस्वीर पहले नहीं देखा होगा जिसमें खुद प्रधानमंत्री इस तरह का रोड शो कर रहे हो, इतने मंत्री उनके साथ हों। बीजेपी अध्यक्ष आपने देखा, उन्होंने कुछ ही देर पहले हेलीपैड पे उनका स्वागत किया है। अभिषेक थोड़ा और करीब खड़े हैं, तो अभिषेक, मदन मोहन मालवीय की मूर्ति भी दिख रही है जहां पर माल्यार्पण होना है, जहां आप खड़े हैं वहां से। हाँ बिल्कुल अंजना, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कुछ दूरी पर ये मालवीय जी की मूर्ति है जो कि ठीक गेट के बाहर है और वहाँ पर चंद मिनटों में पहुँचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बतौर प्रधानमंत्री ये पहली कोई ऐसा रोड शो होगा जिसमें प्रधानमंत्री इन सड़कों पर रोड शो करते हुए मंदिर तक जाएंगे और एक एक नहीं 2-2 मंदिर जाना है। बकायदा 1 घंटे की पूजा है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो उनका प्रोटोकॉल आया है उसमें प्रधानमंत्री उस मंदिर में रहेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। पहले भी हमने देखा है अंजना कि वो वहाँ पर लंबे वक्त तक पूजा करते आए हैं प्रधानमंत्री। 1 घंटे का ये मंदिर का दर्शन उनका काफ़ी कुछ कहता है। हो सकता है वहाँ वो कुछ और भी पूजा करें जो कि वो पहले भी करते रहे, उसके बाद वो काल भैरव जाएंगे। लेकिन जो सड़क है इस वक्त जो कि जाती है मंदिर की तरफ, वो धीरे धीरे भरती जा रही है। हर 50-100 मीटर पर तकरीबन 1000 लोगों का एक एक जत्था खड़ा है जो कि कुछ ही देर में एक साथ हो जाएगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। अंजना, मैं बात करूँ कि ये रोड शो इतना अहम क्यों है, तो इस पर भी है कि आखिरकार पूरे बीजेपी ने अपना पूरा घोड़ा एक साथ क्यों खोल दिया है, बीजेपी ने अपनी तमाम ताकत यहाँ क्यों झोंक दी है, क्योंकि ये आखिरी 2 चरण का चुनाव है और इन 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी को लगता है कि उसे निर्णायक बढ़त मिलेगी और यहाँ पर वो कोई चूक नहीं करना चाहती। बिल्कुल बीजेपी के लिए सचमुच उत्तर प्रदेश का चुनाव जीवन मरण का भी सवाल है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जैसा उस पद पर सवार व्यक्ति खुद रोड शो करता हुआ आज बनारस की गलियों में घूमेगा। बिल्कुल। और यहीं से वो गुजरे थे, मुझे याद है जब लोकसभा चुनावों के लिए हम लोग वहां पर मौजूद थे, कवर कर रहे थे, तो इसी सड़क से गुजरे थे। लेकिन तब चुनाव होने वाले थे, चुनाव में जब वो जा रहे थे बतौर प्रधानमंत्री, रोड शो इसी सड़क से गुजरते हुए उनका पहला होगा। उर्मिलेश जी, अगर पूरी ताकत पार्टियां झोंक रही है तो चुनाव कोई हारने के लिए तो लड़ता नहीं है। लोकतंत्र में पूरी ताकत झोंकने में क्या गलत और क्या दबोच तंत्र लगता है? नहीं पूरी ताकत लगाना लोकतंत्र में जीतने के लिए ये बिल्कुल जायज़ बात है, उसको मैं कतई गलत नहीं कहता। मैं जिसको अनैतिक मानता हूँ वो ये कि भारत का निर्वाचन आयोग कोड ऑफ कंडक्ट जो इतना सारा लंबा चौड़ा है, दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देशों में आपको मैं बताऊं इतना लंबा चौड़ा कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है। लेकिन कहीं भी शालीनता, मर्यादा, नैतिकता की सीमाएं आमतौर पर हैं जिन देशों में मैच्योर डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ समस्या यह है कि मैं बात कह रहा हूँ कि बाबतपुर हवाई अड्डा है बनारस में, उसके ठीक बगल से आजमगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरू हो जा रही हैं जहां इस समय मतदान चल रहा है। मैं रोड शो के कतई विरुद्ध नहीं हूं, न तो राहुल गांधी, न तो अखिलेश यादव, न तो माननीय प्रधानमंत्री जी, न तो अमित शाह जी, न तो मायावती जी, किसी के रोड शो की आलोचना में नहीं करना चाहता और न कर रहा हूं। एक सेकेंड, मैं ये कह रहा हूं कि जब मतदान लोगों को भी समझ, दर्शकों प्रभावित करेगा नहीं, मैं कह रहा हूं दर्शकों को भी समझने दो कि आपका 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर पोलिंग हो रही है और आप यहां आज इतना बड़ा जलसा कर रहे हो, तो मैं समझता हूं इसको, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को इसको जरूर देखना चाहिए कि कैसे ये चुनाव की, मतदान की प्रक्रिया को क्या ये प्रभावित नहीं करता, खासकर जब पूरे देश में टेलीविजन चैनलों में टेलीकास्ट
हो रहा हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस पर इलेक्शन कमीशन में जो पहले कमिश्नर रह चुके हैं, आपको बताऊं अंजना, वो ये कह चुके हैं कि टेलीकास्ट वाली प्रॉब्लम आज भारत में न्यूज चैनलों की भरमार है, इतना प्राइवेट निजी चैनल है। आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और ये हर फेज में हम लोगों ने भी बहस की है। ये मैं बीजेपी के लिए केवल नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल आप तो ये उन लोगों के रिएक्शन से प्रतिक्रिया है जिन्होंने प्रधानमंत्री को करीब से अंदर में देखा है। ये मदन मोहन मालवीय की मूर्ति आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में आने वाले हैं। और ये बहस हमेशा होती है कि फेजेस में जो वो इस तरह से तस्वीरें जाती हैं, क्या वो इस फेज को भी प्रभावित करेंगी। आज की तारीख तमाम पार्टियों ने चुनी है, इसके पीछे भी वजह क्या है समझना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। वो चाहते हैं छठे सातवें दोनों चरण के मतदान को हम उससे प्रभावित करें। लेकिन इस बीच जो मेरा बड़ा सवाल है उर्मिलेश जी से, उसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया पर बात की है उनसे हमारे सहयोगी ने। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है, वो प्रचार प्रसार करेंगे और यहाँ पर आज एक रोड शो भी करने वाले हैं। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उसके बाद PHU से जो है ये पूरा रोड शो शुरू होगा और ये गदौलिया चौराहा होते हुए फिर 12 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में भी वो जाएंगे और तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में बिताएंगे। और यहाँ पर आप गदौलिया चौराहे की अगर तस्वीरें देखिए तो किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है और उत्साहित है यहाँ पर जो भाजपा के समर्थक हैं। और भारी संख्या में जो है वो पुलिस की बंदोबस्तगी भी यहाँ पर की गई है। और आज जब रोड शो यहाँ पर होगा उसके बाद शाम में जो है टाउन हॉल में उनकी एक सभा भी होगी। लेकिन संसदीय क्षेत्र है, बात करते हैं कुछ उनके समर्थकों से। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भाजपा के ही झंडे, भाजपा के ही बैलून तोड़े जा रहे हैं और बाकी सपा और कांग्रेस का एक भी झंडा जो सरकारी पोलों पर टंगे हुए हैं, भरोला चौराहे से आप नीची बात तक देख लीजिए तो एक भी भाजपा का झंडा नहीं है। सपा और कांग्रेस के झंडे हैं, उसको छुआ तक नहीं जा रहा है। केवल भाजपा के लोगों को इंगित कर निशाना बनाकर उन जगहों पर। लेकिन आज प्रधानमंत्री यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, क्या फायदा होगा? देश के लिए फायदा होगा, ये देश के लिए फायदा होगा। समय भी हमें मौका नहीं दिया गया था और आज काशी की जनता ये देश के लिए फायदा है कि हमारे प्रधानमंत्री हम लोग के लिए प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। एक ईमानदार छवि का है, न वो किसी एक मिनट देश के लिए फायदा होगा। और यहाँ पर जो है भेदभाव जो है वो आरोप लगाया जा रहा है, कह रहे हैं कि भाजपा के जो यहाँ पर बलून लगाए गए थे उनको जो है यहाँ पर उतारा जा रहा है। लेकिन हाँ, कांग्रेस और समाजवादियों का ऐसा नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जो आज वाराणसी में एक रोड शो का जो एक तरीके से बोले क्लैश ऑफ रोड शो होने वाला है, जहाँ एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो होगा, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो करने वाले हैं। कैमरा पर्सन आनंद के साथ रोहित सिंह, वाराणसी आज तक। ढोल नगाड़े भी हैं, बीजेपी का झंडा भी है, केसरिया और हरे गुब्बारे भी हैं और इन सब के बीच BHU में ये देखिए आज बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी पुलिस और प्रशासन को वहां पर लोगों को साइड में करके जिस तरह से रस्सियां लगाई गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। इस बीच श्रीकांत शर्मा राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मंच का संचालन कर रहे हैं क्योंकि बड़े ही भव्य तरीके से बीजेपी ने यह आयोजन किया है और माल्यार्पण कुछ देर में मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर होना है प्रधानमंत्री के हाथों। सीधे लिए चलते हैं आपको संजय पुगलिया, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। पुगलिया जी, कई मायनों में इस पर हालांकि उर्मिलेश जी से लगातार चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आज की तारीख क्यों चुनी जाती है पार्टियों की तरफ से छठे और सातवें चरण को प्रभावित करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, उनकी जोड़ी, कई मामलों में उनकी बादशाहत का इससे बड़ा टेस्ट नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा इम्तिहान अगर हम इसे कहें बिहार के बाद तो सबसे बड़ा इम्तिहान है या तो उस बादशाहत पर मुहर या फिर उस पर सवाल। और शायद इसीलिए कोई भी रिस्क लेने को पार्टी तैयार नहीं, पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। संजय पुगलिया जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक कैंपेनिंग का सवाल है, इसकी सघनता, इसकी इंटेंसिटी 2014 के लोकसभा चुनाव से ज़्यादा है। हालांकि ये सिर्फ
एक विधानसभा का चुनाव है, लेकिन ये साधारण विधानसभा नहीं है। यूपी से 73 लोग जीत करके आए थे। एंटी इनकम्बेंसी का सामना एमपीज को करना पड़ता है। ऐसे में मोदी नाम का जो सबसे बड़ा ब्रांड है उसी को सेल करके बीजेपी को लगता है कि उसकी नैया पार लगेगी। और बनारस खास करके चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र है तो वहाँ से सारी सीटें निकालना या उनमें से 1-2-4 सीट न भी निकले तो ये एक बहुत ही बुरी खबर के रूप में देखा जाएगा। इसीलिए पूरी ताकत इन्होंने यहाँ झोंक दी है और एक इतना बड़ा स्केल खड़ा कर दिया है कि आप विरोधी हों, समर्थक हों, न्यूट्रल हों, आप इससे मेस्मराइज हो जाएं, बिल्कुल इससे चकाचौंध हो जाएं। अब देखिए दूसरी तरफ भी रैली होने वाली है, उसकी तैयारियों के बारे में हमारे पास अभी इमेजेस वहाँ से बीम नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमको इन इमेजेस में अभी ज़्यादा एक कहिए एक्साइटमेंट कहिए, एक जादूपना कहिए, वो नज़र आता है। चूँकि भारत के प्रधानमंत्री भी हैं तो कवरेज तो ऐसा होना ही है और मुझे लगता है कि यही स्केल और यही एक इमेजरी खड़ी करने की कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि यूपी के चुनाव को न जीत पाना इसके बहुत सीरियस राजनीतिक इम्प्लीकेशन है, इसीलिए पूरी ताकत लगा दी गई है। बिल्कुल। और बीएचयू के गेस्ट हाउस में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, जो जानकारी आ रही है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसका इतिहास और शायद एक बहुत बड़ा दाव, बहुत बड़ा कदम उस वक्त भी उठाया गया था जब मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया था। उस ऐलान के साथ ही काशी के दिल पर काबिज होने की प्रधानमंत्री की कोशिश उसे माना जा रहा था। और उर्मिलेश जी, अब मेरा सवाल जिसने बड़ा लंबा इंतजार किया है वो आपके सामने है। वो सवाल ये है कि आपने कहा कि बड़े से बड़े जो मैच्योर लोकतंत्र हैं वो शालीनता बरतते हैं। इन तस्वीरों में कौन सी शालीनता आपको भंग होती हुई दिख रही है? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं बीएचयू के बाहर, वो प्रधानमंत्री के रोड शो का इंतजार कर रहे हैं और रोड शो तो तमाम राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान में करती आई हैं चुनाव प्रचार में। असल में रंजना, न जाने क्यों आप बीजेपी के इस शो से मेरी टिप्पणियों को जोड़ रही हैं। दरअसल मैं इनके बारे में कह ही नहीं रहा हूँ। मैं समूचे जो भारत के राजनीतिक दल हैं जो मतदान के दिन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर जहाँ पर पोलिंग हो रही है उस दौर में भी रोड शो करते हैं, उस दौर में भी ऐसे काम करते हैं, इंक्लूडिंग दिस, कि जो आमतौर पे स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की पूरी नियमावली को अगर आप पढ़ जाइए, बहुत दिलचस्प है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे मुल्कों में भी इतने लंबी चौड़ी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए नियमावली है। तो उसको अगर आप देखिए, उसकी रोशनी में मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, क्यों नहीं होना चाहिए? दो ऑब्जेक्टिव सवाल जिसके बाद ब्रेक पर जाना है। इसकी अंततः इजाजत मिलती है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन तो उस पर रोक लगा सकता है। मैं वही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। हाँ या ना? देखिए, नहीं, हाँ में ना में जवाब नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के निर्वाचन आयुक्तों में अनेक ने कहा था कि जिस दिन भारत में, चूंकि इस समय न्यूज़ चैनलों की काफ़ी उनकी ऑडियंस बहुत है, व्यूअरशिप बहुत है, ऐसे में एक प्रक्रिया ऐसी अपनाई जानी चाहिए कि जिस दिन पोलिंग हो रही हो उस दिन जो भी गतिविधियां किसी और क्षेत्र में की जाएं उनको प्रभावित करना न संभव हो उस क्षेत्र में जहां पोलिंग हो रही हो। इसका मतलब ये था कि कम से कम या तो वो प्रोग्राम्स ना हो या उनका सार्वजनिक प्रसारण न हो। ये रिकमेंड किया था बहुत सारे लोगों ने। हाँ, रिकमेंड किया, लेकिन हुआ नहीं। ये भी अपने आप में होना चाहिए, ये इलेक्शन कमिशन को करना चाहिए। ये आपकी राय है, ये भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, लोगों की राय हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि धार्मिक प्रतीकों का जंग बनारसिया में आपका स्वागत है। इम्तिहान बड़ा है और इसीलिए हर पार्टी सब कुछ झोंक रही है बीजेपी भी सब कुछ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष और सरकार के कई मंत्री कई दिनों से डेरा डाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं और इस वक्त वो बीएचयू के गेस्ट हाउस में हैं। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी बाबतपुर एयरपोर्ट से, वो बीएचयू के हेलीपैड में उतरे और वहां से फिर अब बीएचयू के लोगों से संपर्क में इस वक्त बीएचयू के गेस्ट हाउस में है। कुछ ही देर में बाहर इसी जगह, ठीक इसी जगह जो आप देख रहे हैं, यहीं से उनका काफिला निकलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मदन मोहन मालवीय, जिसे मोदी सरकार में ही भारत रत्न मिला है, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पूरा काफिला 80 घाट, गौदलिया, ये सब होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर वो जाएंगे और काल भैरव
मंदिर भी जाएंगे। हमारी सहयोगी हिमांशु बात कर रहे हैं मंदिर के बाहर मौजूद कुछ लोगों से, सुनिए। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और हम इस वक्त खड़े हैं काल भैरव मंदिर पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दर्शन करने आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत के लिए जो है वो पोस्टर लगाया गया है और सुरक्षा के चाक चौबंद जो है इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भी है, एसपीजी भी है और यूपी की स्पेशल पुलिस को भी यहां पर लगाया गया है। जो है 4 घेरों के अंदर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और अब से कुछ देर के अंदर जो है इस मंदिर को जो है वो बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर सिर्फ ये होगा कि प्रधानमंत्री जब दर्शन करने आएंगे तो उस वक्त जो है मंदिर के प्रांगण के अंदर 5 पंडित जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा कराएंगे वो रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है और यहाँ पर किस तरीके से जो है वो सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है अभी से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जो है वाराणसी के अंदर काल भैरव मंदिर पर दर्शन करने आएंगे। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मंदिर के जो पंडित जी हैं वो है पंडित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने बहुत बार वाराणसी आए, वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए हैं, कई मंदिरों में गए, लेकिन पहली बार हो रहा है कि काल भैरव मंदिर में आएंगे आज रोड शो के बाद। जी, आज पहली बार काल भैरव मंदिर में आएंगे। आप उनकी पूजा करवाएंगे, क्या है पूजा की पूरी पद्धति? पूजा की पूरी पद्धति है कि बाबा का पहले जो है एक माला, एक वस्त्र और उसके बाद जो है भोग, ये कराने के बाद फिर आरती के बाद भैरवाष्टक मंत्र से पूरा पूजन, उसके बाद झाड़ा लगा करके अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह दे करके उनकी विदाई। कितना समय लगेगा इस पूरी पूजा के? सारे प्रक्रिया में 5 से लेकर के 10 मिनट के अंदर की सारी प्रक्रिया है। लेकिन जब सुरक्षा के इंतजाम होंगे तो आम जनता नहीं आ पाएगी दर्शन के लिए, तो ऐसे में आपको लगता है कि अच्छे से वो पूजा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो पूजा बहुत मन से किया करते हैं, ऐसा इसके लिए जो है कोशिश यही किया जाएगा कि आम लोगों को परेशानी न हो, लेकिन जो है 10 मिनट का समय इसीलिए रखा गया है कि जल्दी से जल्दी जो है पूजन करा करके उनको जो है यहाँ से मंदिर से जो है विदाई किया जाए और आम जनता दर्शन कर सके। जी, आप दर्शन करने आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दर्शन हिमांशु आपको रोक रही हूँ। उत्साह बीएचयू के सामने से लेकर मंदिर तक, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा काफिला अब निकल रहा है वहां से। यहीं पर ठीक इस एंट्री, बड़ा ही भव्य ये द्वार है जो बीएचयू का मेन गेट है और ये रोड शो की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू के मेन गेट से अपने रोड शो का आगाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी के झंडे और यहीं से जैसे सत्ता का रास्ता निकलेगा उस तरह की ताकत झोंकी गई है बीएचयू के सामने इस रोड शो में। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वहीं पर मंच पर मौजूद राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा एक छोटा सा आयोजन वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को साइड में किया जा रहा है। सभी को ये कहा जा रहा है कि आप जो परिस्थितियां वहां पर है उसको देखकर ही अपना उत्साह दिखाएं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले में हम देखेंगे कि वो यहीं पर माल्यार्पण करेंगे। आजकल जिप का भी इंतजाम रहता है, तो उसी कैमरे से आप लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं। 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए मदन मोहन मालवीय की मूर्ति जिस पर माल्यार्पण होना है, बगल में ही नरेंद्र मोदी के कटआउट्स और एक भव्य रोड शो की तैयारी में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। कैमरा 1, कैमरा 2, क्योंकि 2 जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी आपको दिख भी रहे हैं हल्के से, क्योंकि वहीं से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि हर नज़ारा, जबरदस्त भीड़ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीचे अगर कोई पत्रकार खड़ा होगा तो उसके लिए तस्वीरों को कैद कर पाना बहुत मुश्किल होगा। उर्मिलेश जी, ये तस्वीरें अब क्या कह रही हैं? कैमरे के हिसाब से बेहद खूबसूरत, बेहद सजीली, बेहद दिलचस्प और लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से मैं फिर रिपीट करूंगा, इसलिए नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री का, किसी भी राजनीतिक दल का अगर इस तरह का भव्य आयोजन होता है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, जिसमें धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, जिसमें नेताओं का, बड़े मंत्रियों का इस्तेमाल होता है,
काफी पैसा खर्च होता है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र की प्रधानमंत्री सेहत के नरेंद्र लिए मोदी अब बहुत उतर अच्छा गए नहीं हैं है। और वो अब सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, क्योंकि याद रखिए यहीं पर ऊपर में काफी हाइट पर, ये देखिए ये तस्वीरें, हाइट पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्पांजलि। कुमार अभिषेक, जहां आप खड़े हैं वहां से तस्वीरें दिख रही होंगी, बयां करें। बिल्कुल अंजना, देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त उन्होंने माल्यार्पण अर्पित किया है पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हम उनसे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन जो भीड़ है वो हम आपको दिखा सकते हैं। हजारों की भीड़ इस वक्त चौक पर जमा है, लोगों के हाथों में झंडे हैं, बैनर है और प्रधानमंत्री लगातार अभिवादन कर रहे हैं अपने चारों तरफ। छतों पर लोग मौजूद हैं, नीचे उनके नीचे चारों तरफ प्रधानमंत्री का यह अभिवादन है जो कि बीएचयू गेट पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये तादाद जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की है वो हजारों में है। लगातार मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, यहां तक कि जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां से नीचे उतर के डायस से वो नीचे उतर रहे हैं और अब वो अपनी उस खुली जीप पर बैठ रहे हैं जिसपे कि वो पूरा का पूरा काफिला वहां से निकलेगा। इस वक्त हमारी नजरों से वो फिलहाल ओझल है, लेकिन उनका पूरा काफिला हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है अंजना। और जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो तमाम आगे की ओर बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये हुजूम वो तय करता हुआ जाएगा। आगे भी हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि कई जो भी दृश्य है वहां की वो लगातार कवर करते रहे। ये काफिला अब निकल चुका है, रोड शो प्रधानमंत्री का निकल चुका, आप देख सकते हैं। ओपन वो जीप है जिसमें कि प्रधानमंत्री लोगों से हाथ मिला रहे हैं और जो चारों तरफ भीड़ है वो यूं दिखाई दे रही है। एक मीडिया एजेंसी है जो आगे कवर कर रही है, बाकी चारों तरफ उनकी सुरक्षा घेरा है और हजारों की तादाद में जो भाजपा बीजेपी के जो लोग हैं उनके समर्थक हैं, टोपियों में हैं, झंडों के साथ हैं, पट्टों के साथ हैं, वो तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और उनका काफिला निकल चुका है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर का जो सफर है वो चौड़ी सड़क है, लेकिन उसके बाद से ये गली संकरी होगी। प्रधानमंत्री 80 होते हुए गदौलिया होते हुए वो मंदिर तक जाएंगे। लेकिन अंजना आप देखिए प्रधानमंत्री को लगातार चारों तरफ लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोगों की भीड़ छतों पे जमा है, सड़कों पे दोनों तरफ। ये बाई लेन दोनों लेन है, लेकिन दोनों लेन पूरी तरीके से भरी हुई है और जगह जगह लोग, बहुत धीमा ये काफिला बढ़ रहा है अंजना, लोगों जो कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से कहूंगा कि थोड़ा हम दिखाने की जगह दें। बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ये पहला रोड शो है। इसके पहले जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार थे तब उन्होंने रोड शो किया था, लेकिन फूलों की बारिश जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार चारों तरफ से फूल बरसा रहे हैं और इस तरीके का ओपन रोड शो बतौर पीएम शायद ही कभी देखने को मिला हो बनारस के लोगों को। लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक जुनून, एक हुजूम जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द हमें हजारों की तादाद इस वक्त दिखाई दे रही है। देखिए ये एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ा रोड शो है और 4-4.5 किलोमीटर का ये रोड शो। पहला पड़ाव इसका बाबा विश्वनाथ का मंदिर होगा, जहां पर कि वो न सिर्फ दर्शन करेंगे बल्कि उनकी 1 घंटे की वो पूजा होगी। तो अंजना, हमारे दर्शक प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, चारों तरफ से उनका सुरक्षा घेरा मौजूद है और बिल्कुल बेखौफ बेफिक्र पीएम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत करीब है उनसे कार्यकर्ता, लगातार लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग फोटो ले रहे हैं और बहुत करीब का मामला है, मतलब काफी नजदीक तक पहुंचे हैं कार्यकर्ता। हालांकि उनके आगे जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस है वो भी चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को देखिए आप किस तरीके से लोगों का जो ये अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई कुमार अभिषेक। कैमरा 4 वहां लगे हुए हैं जिनके जरिए हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यह ऐतिहासिक लम्हा है जब बनारस की सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री ये नजारा बनारस ने पहले कभी नहीं देखा है।
ये सड़क, ये तस्वीर, छतों पर खड़े लोग, वहां पर प्रशासन के लिए कितनी बड़ी मुश्किल, इन सबका अंदाजा लगाया जा सकता है। संजय पुगलिया जी, एक जल्दी से रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहती हूँ। केसरिया रंगी हुई ये पूरी सड़क दिखाई दे रही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आगे। ये तस्वीर क्या कहती है इस वक्त जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में, और जो साख पर इस वक्त है दांव पर, उसके बारे में? बिल्कुल जैसे अपनी बात हो रही थी अंजना की, ये बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है। मोदी जी की यूएसपी ही यही है कि वो ऐसे चमत्कारी और विस्मयकारी शो खड़े कर देते हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा कि रोड शो भारत के शहरों में कहीं भी हो तो वहाँ भीड़ और जाम आम तौर पर बना रहता है। 4-1 गाड़ियाँ भी निकल जाएं और 10-20 नेता भी निकल जाएं, 150 कार्यकर्ता भी निकल जाएं, तो बनारस या मुगल सराय जैसे शहरों को जाम कर देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बनारस में तो इतनी भीड़ है, हम लोग हमेशा जाके वहाँ कवर करते रहते हैं, हमने देखा ही है। और इसीलिए हमको एक बात वहाँ लोगों ने बड़ी याद दिलाई, वो ये कि कहा गया था कि काशी को क्योटो बना देंगे। तो काशी का क्योटो तक का जो सफ़र है, तो लोग ये पूछते हैं कि वो कब बनेगा, कैसे बनेगा। तो इन्हीं तस्वीरों में भीड़ भी दिखती है, अव्यवस्था भी दिखती है, बिजली के कटियाबाजों द्वारा लटकाए गए तार भी दिखलाई पड़ते हैं, और गंदगी का नज़ारा तो हमने वहाँ देखा ही है। तो जो सफाई के छोटे छोटे सिंबल खड़े किए गए हैं, उसके बीच का जो दूसरा सवाल है वो ये है कि देश के दुनिया के सबसे प्राचीन शहर, दुनिया के सबसे बड़े भीड़ भरे शहर को क्योटो बनाने के सफ़र के मामले में क्या तरक्की हुई है। तो जाहिर है कि यहीं पर वो पॉलिटिकल बात है। मोदी जी कहते हैं कि मैं पैसे भेजता हूं, अखिलेश खर्चा नहीं करते, मेरी योजनाओं को लागू नहीं करते। अखिलेश कहते हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं कि कोई काम नहीं करते। और नीचे जो है लोकल निकाय जो हैं, वो निकाय बीजेपी के हाथ में है बरसों से। बनारस काशी, बनारस में बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में सब लोगों ने अंडर डिलीवर किया है। परफॉर्मेंस पर कोई ऐसे वोट होते तो बात कुछ और होती। बात है फिर से फ्यूचर के वादों पर, और वादों के मामले में मोदी जी के पास फिर एक चीज़ है, एक तो ये जादुई तरीका, और दूसरा ये कि मुझे देख करके वोट दीजिए। जब मुझे देख करके वोट दीजिए का मसला आता है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे चुनाव में जहां एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी हमको पता नहीं, तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस यही है कि कौन सा ब्रांड भारी पड़ेगा। अखिलेश का ब्रांड, राहुल का ब्रांड, मायावती का ब्रांड और मोदी जी का ब्रांड। और जाहिर है कि मोदी जी का ब्रांड अभी भी बहुत वाइब्रेंट नज़र तो आता है। बिल्कुल। बनारस गेंदा फूल इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। और मिलेश जी, नहीं देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे, एक राजनीतिक योद्धा के तौर पे, निश्चित रूप से जो भारत का मध्य वर्ग है, जो गरीब लोग भी हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, उनमें मैं मानता हूं कि आज की तारीख में भी वो बहुत ही चहेते हैं, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन जो एक तबका है, जो बहुत सारे विवेक और अलग ढंग से सोचने वाले लोग हैं, वो उनसे अलग भी हैं, उनकी राय से असहमत होते हैं, उनके गवर्नेंस के नज़रिए से बिल्कुल असहमत होते हैं, उनकी सोशल पॉलिसी को लेकर उनके बड़े सवाल हैं, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर बड़े सवाल हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ सर। नहीं, आपका अधिकार है। आपने 2 कैटेगरी बना दिया। आप कह रहे हैं कि एक तबका ऐसा है जो उनसे सहमत है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सहमत नहीं है। इसीलिए तो 31% मिला, वरना लोकसभा चुनाव में इतनी प्रचंड बहुमत उनको 60% पर मिला होता। आज भी मोदी सरकार में, जो कि बहुमत प्राप्त सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, जिसका हम सब लोग स्वागत करते हैं एक नागरिक के रूप में, उसको भारत की 31% जनता ने ही वोट किया अंजना। ये आप मत भूलिए। तो एक बड़ा तबका दूसरे दलों के पास भी है, वो क्षेत्रीय दल हैं, वो राष्ट्रीय दल हैं। तो हमारी डेमोक्रेसी विविधता भरी है, ये एक रंग में नहीं रंगी है, इसमें कई रंग हैं, और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। मेरा बस कहना है, मैं किसी चीज़ पर आपकी जो बात है और पुगलिया जी की जो बात है, हम सबका सम्मान करते हैं। मेरा बस ये कहना है कि वाकई उत्तर प्रदेश के इस इलाके को समृद्ध करने की, विकसित करने की जरूरत है। 1822 के बाद कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई इस इलाके में। बनारस का जो साड़ी उद्योग है, 3 साल हो गया इस सरकार के आए हुए, साड़ी उद्योग, हथकरघा उद्योग, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें, गाजीपुर का इत्र उद्योग,
सब कुछ चौपट हो चुका है। रिवाइवल की जरूरत है, रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। हाँ। केवल मंदिर से मस्जिद को लड़ाने की जरूरत नहीं है, गुरुद्वारे को चर्च से लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये आज जरूरत है, जाति और जाति को जोड़ने की जरूरत है, मजहब और मजहब के बीच मोहब्बत बनाने की जरूरत है। तो हमें जो लगता है कि ये सब अच्छी बात है, लेकिन पॉलिसीज के लेवल पर हम क्या कर रहे हैं? हाँ। हम योजनाओं के अमलीकरण पर क्या कर रहे हैं? तो हर पार्टी कटघरे में खड़ी दिखती है। हर वो पार्टी जिसने सत्ता यहाँ पर हासिल किया, लेकिन जब काम की बारी आई तो एक लखनऊ में रिवर फ्रंट या कुछ सड़कों को चमका देने से, आज भी आप पूर्वांचल के इलाकों में जाइए, मिथ्या है सिर्फ। वो विकास जिसका दावा किया जाता है, गोमती रिवर फ्रंट पर बैठकर कई पत्रकार करते हैं, वो सिर्फ एक मिथ्या है। आप बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, पूर्वांचल के इन इलाकों में जाइए और तब देखिए क्या परिस्थिति। और नहीं है 24 घंटे बिजली इन इलाकों में। मैं आप ही की बात नहीं में जोड़ रहा हूं, आप ही की बात में नहीं जोड़ रहा है इन हूं जगहों कि पर। मुलायम सिंह यादव जी, उनके एक नेता थे, अध्यक्ष जी कहा करते थे उनको मुलायम सिंह, उनका नाम था चंद्रशेखर जी। इन्होंने अपने इलाके को सैफई बनाया। नारायण दत्त तिवारी के जमाने से शुरू हुआ नोएडा, उसको समृद्ध किया। अपनी सीट सुरक्षित करते हैं नेता, अपनी सीट सुरक्षित करते हैं। और छोटे शहर किया, चंद्रशेखर ने क्या किया, दूसरे नेताओं ने क्या किया? किसी ने नहीं किया। एक बार सीधे चलते हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, तस्वीरें दिख रही हैं, बनारस गेंदा फूल में आज रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, और वैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला भी, उनकी गाड़ी भी, और केसरिया रंग सड़क पर। अब तो काफिला आपके पास पहुंच गया होगा अशोक। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, देख सकते हैं कि ये काफिला बिल्कुल मेरे ठीक नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ऊपर से व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सड़कों पर केसरिया टोपी बीजेपी की और झंडे हाथ में लिए हुए लोग सड़कों पर हैं। पूरा काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फूल बरसाए जा रहे हैं चारों तरफ। सड़कों में देख सकते हैं कि दूर तक BHU से की तरफ से आता हुआ ये काफिला लंका गेट से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं कि बहुत लंबा काफिला है। गाड़ियां हैं, लोग सड़कों पर हैं, झंडे लहरा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री जीप पर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोग अपने घरों पर चढ़ करके मोदी को देखने के लिए खड़े हैं। चारों तरफ देख सकते हैं इस सड़क का नज़ारा है। सड़कों के बीच में फुटपाथ पर लोग खड़े हैं, जो आम दुकानदार हैं, आम पब्लिक है, वो भी इस पूरे जो रोड शो उसको देखने के लिए जमा है। ये काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि काफ़ी भीड़ है। हालांकि सड़क चौड़ी है, लेकिन क्योंकि गाड़ियां हैं, पब्लिक सड़कों पर है, तो धीरे धीरे काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे की ओर बढ़ रहा है। देख सकते हैं सामने दूर तक मेरे कैमरा में मैन आपको दिखा रहे हैं कि किस ढंग से ये काफिला धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। 10 बजे शुरू होना था, लेकिन 11 बजे ये काफिला शुरू हुआ प्रधानमंत्री BHU से। देख सकते हैं लोग तालियां झूम रहे हैं, सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। तमाम लोग जितने भी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, टोपियां पहने हुए बीजेपी की और झंडे लहरा रहे हैं। तस्वीरें ये लोग मोटरसाइकिल पर हैं, सड़क पैदल हैं, गाड़ियों पर हैं, तमाम तरह के इन्होंने साधन ले रखे हैं। और जी अंजना, चारों तरफ नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन भरने आए थे बनारस में, उसके बाद और मेरे को याद नहीं पड़ता है कि किसी प्रधानमंत्री ने इस ढंग से रोड शो किया हो। किसी भी प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान सड़कों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रोड शो निकाला है। 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, जो कि BHU से बाबा विश्वनाथ और भैरव मंदिर की तरफ जाएगा, काल भैरव के मंदिर की तरफ, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद 1:30 बजे के बाद दूसरा रोड शो होना है अखिलेश और राहुल का, तो कंपैरिजन होगा इस रोड शो का। और ख़ास बात से इस पॉलिटिकल मायने हैं इस रोड शो के, क्योंकि छठे और सातवें फेज को बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी के लेना जरूरी होगा, इसीलिए बीजेपी ने ये मेगा शो मोदी का प्लान किया है। और इसके पीछे अमित शाह जो पार्टी प्रेसिडेंट है, उनकी रणनीति मानी जाती है। खुद अमित शाह और तमाम मंत्री यहाँ कैंप किए हुए हैं। बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है कि इस मोदी के रोड शो से छठे और सातवें फेज पे कहीं ना कहीं असर डाला जाए और फ़ायदा उठाने की कोशिश है। और क्योंकि खास तौर से बनारस मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि छठे और सातवें जो फेज है उस पर फायदा लिया जाए इस रोड शो के माध्यम से। उसी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। जी अंजना। अशोक, बीजेपी अध्यक्ष नहीं दिख रहे, अब वहां पर स्वागत के लिए तो पहुंचे थे। देखिए अंजना, क्योंकि अभी मोदी का रोड शो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उनको रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ होना था, क्योंकि प्रधानमंत्री ठीक थोड़ा पीछे हैं।
प्रधानमंत्री वेव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ जीप पर प्रधानमंत्री ही दिखाई दे रहे हैं अभी तक, जो खुली जीप है। लेकिन पीछे गाड़ियां का काफिला बहुत ज़्यादा है, तमाम बीजेपी के नेता और मंत्री इस काफिले में मौजूद है, लेकिन इस जीप पर सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग छतों पर हैं, घरों में हैं, उनकी तरफ भी प्रधानमंत्री वेव कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये मोदी फेस है, ब्रांड वैल्यू मोदी की है, तो प्रधानमंत्री को आगे किया गया है। हालांकि इस रोड शो में तमाम नेताओं को होना है, वो क्योंकि पीछे काफिला है प्रधानमंत्री के गाड़ियों का। नहीं, अशोक एक सवाल और है मेरा, एक सवाल और है, कमांडो जो अगल बगल है उनके पसीने छूट रहे हैं इस वक्त इस काफिले को सुरक्षा के साथ आगे ले जाने में। जो कमांडोज हैं उनके पसीने छूट रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा इस जगह से वहां पर निकाल कर ले जाना। जो जनता है वो आखिर कितनी दूर है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो सुरक्षा कर्मी है वही 1-2 लाइन में है। ये देखिए, इन तस्वीरों से सब कुछ दिख रहा है। 3-3 लाइन तक तो सुरक्षा कर्मी ही मौजूद है, तो मतलब 2-3 फीट की दूरी से ही प्रधानमंत्री का नजारा रोड शो में। बिल्कुल अंजना, बिल्कुल पब्लिक के साथ कनेक्ट है अंजना। जो फुटपाथ है, डिवाइडर है बीच का, वहां पे लोग खड़े हैं। हालांकि सुरक्षा घेरा बीच में है, लेकिन पब्लिक बिल्कुल नजदीक से उनको देख सकती है, वेव कर सकती है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से दोनों तरफ सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए ताकि कोई पब्लिक वाला बीच में ना घुसे। लेकिन बिल्कुल नजदीक से फुटपाथ पे जो डिवाइडर है वहां पे पब्लिक खड़ी है। मोदी को नजदीक से देख सकते हैं, मोदी उनको देख सकते हैं, वेव कर रहे हैं। मोदी बिल्कुल ठीक मेरे सामने प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जनता चारों तरफ खड़ी है, कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है प्रधानमंत्री का जनता से नजदीक में, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से घेरा बना दिया गया है। प्रधानमंत्री पूरा वेव कर रहे हैं, देख सकते हैं कि लोग छतों पे हैं, तो ऊपर की तरफ भी प्रधानमंत्री देख सकते हैं। लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देख सकते हैं कि पूरा नजारा है, काफिला प्रधानमंत्री का आ रहा है। दोनों तरफ प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, पीछे भी वो वेव कर रहे हैं ताकि तमाम लोगों से उनका कनेक्ट रहे। प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि लोगों से वो जुड़ें, लोग उनसे रिलेट करें, इसीलिए ये रोड शो निकाला गया है। और कोई पब्लिक को रोकने की कोशिश नहीं है, प्रधानमंत्री से दूर करने की कोशिश नहीं है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। लेकिन सुरक्षा को देखते हुए ये पूरे बंदोबस्त किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक सड़कों पर है, कोई डिस्टेंस ही नहीं बनाया गया, कोई पाबंदी नहीं है लोगों के आने पर और मिलने पर, देखने पर। बिल्कुल नज़दीक कुछ ही कदमों के दूरी पर पब्लिक खड़ी हुई है, नज़दीक से उनके फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वह सेल्फी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को वो नज़दीक से देख पा रहे हैं। पब्लिक चारों तरफ सड़कों पे खड़े हैं, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे लंका गेट की तरफ। और देख सकते हैं कि छतों पे जो लोग खड़े हैं और सब वेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी देख सकते हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हमारी तरफ देखें, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, देख सकते हैं कि मोदी वेव कर रहे हैं तमाम। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी ने वेव किया है, देख सकते हैं। आज तक के सवाल के ऊपर पूरा उन्होंने देखा है, हमने जब उनको आवाज लगाई, चारों तरफ पूरा घेरा है सुरक्षा का। और प्रधानमंत्री जो बिल्डिंगों पे लोग खड़े हुए हैं, देख सकते हैं कि ऊपर बिल्डिंगों पे भी लोग वेव कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री उनसे कनेक्ट हो रहे हैं पूरा, और कोशिश कर रहे हैं पूरा आप लोगों को कि किस तरीके से छतों पे लोग चढ़े हुए हैं और प्रधानमंत्री उनको वेव कर रहे हैं। लगातार कनेक्ट है लोगों के साथ प्रधानमंत्री का। और तमाम पब्लिक सड़कों पर है ही नहीं, अंदर घरों से महिलाएं, बच्चे सब सड़कों पे उतर आए हैं। जो डिवाइडर है वहां पे खड़े हैं, दूसरी तरफ खड़े हैं, बीच में जरूर सुरक्षा का घेरा जरूर बंधा हुआ है। सुरक्षा के लोग मौजूद हैं, आवाज लगाई, लेकिन मोदी अकेले जीप पे पीएम ने देखा भी दिखाई नहीं दे रहा। जो अंजना आपका सवाल था कि बाकी नेता नहीं, जी आपने बार-बार आवाज लगाई, पीएम देखे भी। जी जी, हमने प्राइम मिनिस्टर को आवाज लगाई तो अंजना उन्होंने ऊपर की तरफ, जी 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 बिल्कुल अंजना, और वो लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, यही उनकी एक खूबी भी है। वो हर तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, साइड में हो, बिल्डिंगों पे हो, तमाम जगह पर मोदी कोशिश कर रहे हैं लोगों तक उनकी कनेक्टिविटी बने, उनकी नज़र मिले लोगों तक। देख सकते हैं कि पब्लिक पूरा यहाँ पे जो पब्लिक है, किस तरीके से यहाँ भीड़ जुटी हुई है। मोदी ने जैसे ही हाथ दिया
तो ये तस्वीरें यहाँ हम पे हजूम लगातार है, आपको भीड़ दिखा का रहे हैं। अशोक लोग एक बार छतों फिर पे आपके खड़े पास आएंगे। अशोक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें बयां कर रहे हैं क्योंकि काफिला बिल्कुल उनके करीब से ये गुजरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत इस इम्तिहान में झोंकते हुए। राहुल कंवल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो इस काफिले को गुजरते हुए देख रहे हैं। राहुल, आपके साथ लोग मौजूद हैं। बनारस गेंदा फूल आज जैसे केसरिया रंग में ये बीएचयू के सामने की पूरी सड़क रंग गई है, क्या कहना है इन लोगों का? किन्हीं वजहों से राहुल से बात नहीं हो पा रही है। राहुल कंवल भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो हमको दिखा रहे हैं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब किस तरह से ये न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन बल्कि शक्ति प्रतिस्पर्धा भी है, क्योंकि एक ही दिन दो रोड शो बैक टू बैक। पहले प्रधानमंत्री का रोड शो बाद में होना था, लेकिन उसको फिर प्रीपोन किया गया और कांग्रेस एसपी के राहुल अखिलेश के रोड शो से पहले किया गया, ताकि जो पहला बड़ा प्रभाव है, भव्यता की तस्वीर है, वो यहां से निकले और उस पर चर्चा शुरू हो। रणनीति पार्टी की तरफ से इसे कहा जा सकता है। कलेक्टर और एसएसपी वगैरह को काफी आज मशक्कत करनी पड़ रही है। बिल्कुल। और मेरी जो जानकारी है, जो मीडिया में ही आई है, वहाँ 4-5 हज़ार जो पुलिस लगाए गए हैं, उसमें करीब 2300 के आसपास सिर्फ वीआईपी सिक्योरिटी पर हैं। माय गॉड, बनारस के आम लोगों की सिक्योरिटी पर इस समय क्या हो रहा है, मैं उसकी कल्पना कर सकता हूँ। नहीं, ये एक प्रश्न तो उठता ही है जब इस तरह का आयोजन होता है। 3 तस्वीरें लेकिन हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2 और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर। देखिए यहीं पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है और यहीं पर वो पूजा अर्चना करेंगे। एक बार फिर इस पर बहस होती रही है कि क्या मंदिर को, धर्म को जोड़कर प्रचार में इसे शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ इस देश का ही संविधान आपको ये इजाजत भी देता है। और ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से उसी रोड की दिखा रहे हैं। ये जो हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पर ये काफिला अब धीरे धीरे बढ़ रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर की ही तरफ। तो अभिषेक ने अपनी जगह की पूरी तस्वीर आपको दिखाई, अशोक सिंघल ने काफिला वहां से गुजरता हुआ दिखाया। बालकृष्ण, अब आपके पास पहुंचने का इंतजार है, वक्त लगेगा लेकिन अभी नजदीक में, लेकिन जी अंजना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को पहुंचने में कम से कम 20 से 25 मिनट या से थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता जमा है बीजेपी के, उनको वो बिल्कुल बेसब्र हो रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। मैं आपको ये गेट दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो गेट है, ज्ञानवापी मस्जिद परिषद, दोनों एक ही जगह है। यहाँ से ही वहाँ से प्रधानमंत्री की एंट्री होगी और पूरी यहाँ पर, शांत हो जाइए, यहाँ पर पूरी प्रशासन ने तैयारी की है क्योंकि ये सकरा रास्ता है, बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं मोदी के जो समर्थक हैं उनका, शांत हो जाइए, शांत हो। क्या आप लोग आज मोदी आ रहे हैं यहाँ पर, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, क्या आपको लगता है क्या संदेश आएगा इससे बनारस के लोगों में? कितना भरोसा है आप लोगों को जीत का? हम लोग का पूरा भरोसा है, कहीं से कोई सुविधा है नहीं। अब बाबा काल भैरव ने जब बुलाया है तो मोदी जी की जीत पक्की है। अब विरोधी भी देख लेंगे कि क्या मोदी का क्या होगा जलवा। मोदी जी तो पहले जीत चुके हैं और ये क्या आज मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, क्या आपको लगता है कि जीत का आशीर्वाद मिलेगा? विगत वर्षों से हम लोग यहाँ से जीतते आए हैं और इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी यूपी में बनेगी और बनारस से हम लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। पहले भी जीते थे, अभी भी जीतेंगे। लेकिन जो विरोधी है बीजेपी के, उनका कहना है कि मोदी जी यहाँ से जीत के गए, बनारस से सांसद हुए, लेकिन वायदे पूरे नहीं किए गए। मोदी का काम बोल रहा है, अखिलेश का कारनामा बोल रहा है सर। और जैसे लोग बोले कि विरोधी बोल रहे काम बोलता है, मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में, इसके 5 साल तक सरकार चली, कहाँ थे अखिलेश यादव? आप देख सकते हैं कि मोदी जी तो हर महीने अरे हाँ, हो गया। आप देख सकते हैं कि जो मोदी के सब जी बाला जी बाला, हम अंदाजा लगा सकते हैं ऐसी जगह से बात कर पाना कितना मुश्किल होता है जब कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और अपने नेता के नारे लगाते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल वाराणसी के सामने है कि 2.5 साल के मोदी शासन में, क्योंकि इसी बनारस में देश के प्रधानमंत्री को
दिल्ली की सत्ता पर काबिज किया। काशी को क्या मिला ये काशी पूछेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर भी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इसी बनारस की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। लोग वहां पर मौजूद हैं लगातार, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये लंका गेट पहुंचने वाले हैं। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं यही लंका गेट है। यहाँ पर एक चौराहा है छोटा सा, और वहीं से फिर आगे की जो सड़कें हैं थोड़ी इतनी चौड़ी कम से कम नहीं है, तो दिक्कत शुरू होगी। जब वहां से यहाँ आने में ही इतना वक्त लग गया है, लगभग आधा घंटा से ज़्यादा का वक्त, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे की जगहों को खाली रखा गया है ताकि प्रधानमंत्री की गाड़ी तेज़ निकले, या फिर ये रोड शो लंबे वक्त तक धीरे धीरे सड़कों से होता हुआ गुजरेगा, इस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन इस काफिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। एक बार जल्दी से जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ, फिर बाला फौरन आपके पास आऊँगी। एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। संजय जी, मतलब जब हम राहुल अखिलेश की रैली देखते हैं तो आज तो मल्टी स्टारर बनाया गया है उसको, और भी उसमें डिम्पल यादव भी शामिल रहेंगे, और मल्टी स्टारर तो वो है ही क्योंकि राहुल और अखिलेश हैं। यहाँ पर लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री। बिल्कुल, बीजेपी में तो अब ये बात तय हो गई है और देश की राजनीति को भी उधर ही ले जाना चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म के तौर पर एक बड़ा नेता, एक महापुरुष नज़र आए जो कि सबके ऊपर छा सकने की ताकत रखता हो। डिम्पल का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि उन लोगों ने उनका कम इस्तेमाल किया है। सपा कांग्रेस अलायंस को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि वो एक अपनी तरह का महिला वोटरों को लेकर के स्टार पावर लेकर के आती हैं। दो बातें यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा बड़े संक्षेप में। एक तो ये कि काल भैरव मंदिर की खासियत क्या है, उसको शहर का कोतवाल कहा जाता है। यानी हर जन सेवक जब एसपी कलेक्टर वहाँ तैनात होते हैं तो पहले वहाँ जाते हैं कि उनकी पोस्टिंग ठीक ठाक निकले। मोदी जी अभी तक नहीं गए थे, उनको ये सलाह दी गई कि आपको भी जनसेवक हैं, काल भैरव मंदिर में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात याद दिलाने की ये है कि बनारस और आसपास की जो सीटों का बंटवारा हुआ है, जो टिकटें बटी हैं बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर के बड़ा भारी विवाद है और वहाँ पर बहुत कठिन लड़ाई है। कहीं बागी हैं, कहीं कोई असंतुष्ट है, और कहीं कोई श्यामदेव राय चौधरी जैसे बड़े पुराने एमएलए हैं जिनको टिकट नहीं दी गई। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के झगड़े में कहीं वोट कट न जाए, बट न जाए, छट न जाए, और मोदी जी की खुद की संसदीय सीट है, वो कोई चांस नहीं ले सकते। इसीलिए एक प्रकार से आप इसका पूरे कैंपेन का फिनाले आज देख रहे हैं कि किस स्केल पर ले जा करके इस कैंपेन की वो पूर्णाहुति करना चाहते हैं। बिल्कुल क्लाइमैक्स जिसे वो कह रहे हैं उस पर उर्मिलेश। बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि बेहतर स्थिति रहती है कि संगठन को इतना एक्टिवाइज किया जाए, इतना उसको रीएनर्जाइज किया जाए कि संगठन के स्तर पर जनता की गोलबंदी हो। जब नेता को स्वयं उतरना पड़े और देश के सर्वोच्च नेता को, तो आप समझ सकते हैं कि बनारस का हाल क्या है। तो बीजेपी आरएसएस के अंदर का जो असेसमेंट है वो वाकई संजय की बात से मैं सहमत हूँ। वो बनारस को लेकर सशंकित रहा है दोनों संगठन, आरएसएस और बीजेपी। संभवतः इसीलिए जिनको संजय जी ने कहा बीजेपी के महापुरुष, तो बीजेपी के महापुरुष को शायद मैदान जंग में इसीलिए इस शिद्दत के साथ उतरना पड़ा। और दूसरी बात एक और मैं कहूँगा, एक बहुत अहम बात जो मेरे दिमाग में आ रही है कि देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, ये किसी धर्म का पर्व नहीं है। तो यहाँ पर न तो नारे में मुझे लगता है कि कंट्रोल जरूर करना चाहिए था बीजेपी के नेताओं को। ये जय श्री राम और शाही इमाम का यहाँ कोई काम नहीं है। न तो जय श्री राम का काम है लोकतंत्र के महापर्व में, न शाही इमाम का काम है। तो इसमें मोदी जी का नारा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी का नारा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बनारस जिंदाबाद का नारा क्योटो बना दीजिए, बहुत अच्छा। लेकिन ये जय श्री राम और शाही इमाम, ये दोनों चीजें अनर्थ हैं लोकतंत्र के लिए। काम हो ना हो, ये हमाम है, ये हम जानते हैं। और हर राजनीतिक पार्टी किस तरह से इसका फायदा उठाती है, ये भी एक देश की सच्चाई है। सवाल इस पर पूछे जाने चाहिए। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ हो गए हैं। अशोक, मतलब क्या इसी रफ्तार से ये पूरा काफिला आगे बढ़ेगा, या लंका गेट के बाद हम माने कि थोड़ी सड़क साफ भी रखी गई है, वहां से क्या समझ में आ रहा है, दिख रहा है? देखिए अंजना, यहाँ पे सड़क बहुत चौड़ी है, 2 सड़कें हैं, लेकिन आगे जाके लंका गेट के बाद थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, थोड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि हालांकि पहले से
जो ट्रैफिक था उसको रोक दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले में इतने व्हीकल्स हैं, लोग सड़कों पर हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उसको देखते हुए पहले से इंतजाम किया गया सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन आगे थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा सड़कों का नज़ारा देख सकते हैं। ये जो लंका गेट सामने है, इसके बाद और ज़्यादा पब्लिक जो है, कार्यकर्ता काफ़ी भीड़ में तैनात है, यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। उस वजह से थोड़ा आगे दिक्कत आने वाली है। जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुँचेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी और स्लो हो जाएगा। यहाँ तक भी स्लो था इनका काफिला, क्योंकि यहाँ पे सड़कें चौड़ी हैं, रास्ता खुला था। लेकिन जैसे जैसे लंका गेट के बाद आगे बढ़ेगा थोड़ा परेशानी होगी। ट्रैफिक जाम हो गया है पहले से ही, लोग सड़कों पे, जो आम पब्लिक काफिले के पीछे थी उनको निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि दुकानें बंद करा दी गई थी इस सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन परेशानी थोड़ा होने वाली है। आगे थोड़ा कंजेस्टेड इलाका है, उस वजह से परेशानी होगी। अंजना, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। एक आप अशोक के कैमरे से देख रहे हैं, कुमार अभिषेक के भी कैमरे से आपने देखा। चौथी तस्वीर ये काशी विश्वनाथ मंदिर की है, जहां पर प्रधानमंत्री को जाना है और इसी के बाद काल भैरव मंदिर भी वो जाएंगे। उर्मिलेश जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा कि इस समय जो अभी कुछ देर बाद एक और जुलूस निकलेगा, एक और रोड शो निकलेगा, तो हमारा बस ये कहना है कि वहाँ जो प्रशासन है वाकई उसके लिए आप सोचिए कि अगल बगल के इलाकों में मतदान चल रहा है, बिल्कुल कुछ 1 किलोमीटर पर। आज इस शहर में कितनी गर्मी है, इस शहर में प्लीजेंट इस मौसम में भी इतनी सरगर्मी होगी कि उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जब इतनी ज़्यादा एक तरह का माहौल है, लोग एक दूसरे दल के लिए, एक दूसरे जुलूसों के लिए, रोड शो के लिए इस तरह इन्वॉल्व हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वाकई कंट्रोल करना वहाँ के प्रशासन के प्रति मेरी सिंपैथी और संवेदना जरूर जा रही है कि वो कैसे मेंटेन कर रहे होंगे आज के इस दिन को। ठीक है, सीधे चलते हैं। बाला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बाला, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर आप मौजूद हैं। वहाँ पर बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता सब दिख रहे हैं। इन सब के बीच कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर से भी सवाल खड़े किए गए थे। इन सब के बीच आज क्या तस्वीर वहाँ पर, ये देखिए आगे के हिस्से का हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से इस काफिले को गुजरना है। बाला, मैं देखिए आपको सबसे पहले वो गेट दिखाना चाहूँगा काशी विश्वनाथ मंदिर का। आप ये गेट देख सकते हैं जहाँ के पुलिस वाले तैनात हैं, और साथ में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग का इंतजाम किया है। आप लोग जरा दिखाने दीजिए प्लीज़, पीछे हट जाइए। आप देख सकते हैं ये गेट है काशी विश्वनाथ मंदिर का, और वहाँ पर पुलिस वाले तैनात हैं। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग की गई है। जो कार्यकर्ता हैं, इस पूरे रास्ते पर बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर, और प्रशासन ने इंतजाम किया है काफ़ी। जो मंदिर तक, जो मंदिर का गेट देख रहे हैं, उसके आगे कैमरा ले जाने की हमें अनुमति नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, मैं वहां गया था। जो दुकानें हैं जो पूजा सामग्री बेचती हैं, प्रसाद का सामान बेचती है, वो सारी दुकानें खुली हुई है। प्रशासन ने बताया कि उन दुकानों को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ में सुरक्षा के लिए मैंने देखा कि पुलिस के कुत्ते थे वहां पर आकर, उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया। सुरक्षा की प्रशासन ने इस बात का भी इंतजाम किया है। अभी तक वहां दर्शनार्थी जो दूसरे बाहर से जो लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, उनका आना जाना जारी है। कहा गया है अधिकारियों की तरफ से कि वो उनकी कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री आए, उससे लोगों को ज़्यादा असुविधा नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाए। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। प्रधानमंत्री के वहाँ पर मंदिर के भीतर पूजा की तैयारी पूरी की जा चुकी है। पूजा का जो थाल है उसको मैं देख कर आया हूँ। पूजा का थाल प्रधानमंत्री के लिए तैयार है, पुजारी वहाँ पर तैयार है। जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे पूजा के लिए, उससे कुछ देर पहले के जो दूसरे जी बाला, प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, कुछ ही देर में वहां पहुंचने भी वाला है, लेकिन हम हर कैमरे से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। याद रखिए, इम्तिहान बड़ा है और इसीलिए पूरी ताकत झोंक रही हैं वाराणसी में तमाम पार्टियां। काशी ने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज किया अपना प्रतिनिधि बनाकर, और उसी काशी में प्रधानमंत्री लौटे हैं इस गुजारिश के साथ कि बनारस की जनता इस सबसे बड़े इम्तिहान में साथ दे दे किसी तरह से, क्योंकि याद रखिए, बिहार की हार के बाद उत्तर प्रदेश की जंग सबसे बड़ी जंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए। दूसरी तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर प्रधानमंत्री इसके बाद जाने वाले हैं। फूलों की बारिश, बीजेपी के झंडे और केसरिया और हरे गुब्बारों के बीच ये काफिला जरूर आगे बढ़ रहा है।
लेकिन काशी कितनी है साथ, ये सवाल बना हुआ है। और इसके बाद अखिलेश और राहुल की रैली भी होनी है। संजय पुगलिया जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले पुगलिया साहब आपसे एक रिएक्शन मैं इस पर लेना चाहती हूँ, क्योंकि कुल मिलाकर हम देखें तो अब ये पूरी जंग जैसे बनारस में आकर सिमट गई है। प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, तमाम मंत्री सब वहां पर काबिज। 3 दिन तक प्रधानमंत्री वहां कैंप कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल तमाम जगहों पर इस तरह के रोड शो कर रहे हैं और अब बनारस भी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के गढ़ में भी डिंपल यादव के साथ रोड शो करने वाले हैं। तो वो डेस्परेशन जिसे हम कह सकते हैं वो दोनों तीनों तरफ दिख रहा है। बिल्कुल है, पूरी तरह से है, क्योंकि सपा बहुत अच्छी सीटों के साथ सारे इलाकों में जीत करके आई थी। अब ग्राफ उसका गिरना है। ये वो इलाका है जहां इंटरेस्टिंगली बीएसपी का वोट शेयर ज़्यादा था, हालांकि सीटें उसको बिल्कुल नहीं मिली थी 2012 में, 2014 के चुनाव में, जो 2012 के चुनाव में। और उसके बाद जब 2014 का आंकड़ा देखा गया तो उसमें भी पाया गया कि कई सीटों पर नंबर 2 रहे ये लोग। तो इन सबको ये लगता है, सपा और बसपा को, कि हमारे लिए ये ज़मीन अभी भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ जो मेगा मोदी शो है उसका कोई और छोर अभी पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, एक दिलचस्प बात और बताना चाहूँगा जो अभी मैंने देखा, कि अब हम लोगों को कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि आप 8 तारीख को एग्जिट पोल नहीं कर सकते, यानी एग्जिट पोल 9 तारीख को होगा। यानी हमारी जिज्ञासा की और अभी परीक्षा ली जाने वाली है कि एग्जिट पोल के नतीजों पर भी शायद हम अच्छी खासी बहस कर रहे होते। आपने ठीक कहा कि आज दूसरा शो भी होना है, लेकिन जो शो इस तरीके से कवर हो रहा है मोदी जी का, वो कब कैसे कवर होगा ये तो हमको बाद में पता लगेगा जब उनका वक्त शुरू होगा। लेकिन एक बात खास है यहाँ पे, वो बात यही है जिस पर मैं लगातार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये चुनाव इतनी बड़ी प्रतिष्ठा का विषय क्यों बन गया है। अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं होता तो क्या इतनी ताकत लगाने की ज़रूरत थी? डीमोनेटाइजेशन के बाद अपने लिए इंडोर्समेंट लेना मोदी जी के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? और इसी प्रकार अखिलेश जो हैं वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं या भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मायावती के लिए तो बिल्कुल अपने सर्वाइवल की लड़ाई है ही। और ऐसे में पूर्वांचल जो सबसे पिछड़ा इलाका है लेकिन सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से सजग इलाका है, वहाँ पर ये इस बार जो चुनाव की परीक्षा होनी है इन लोगों की, वो परफॉर्मेंस पर होगी या वादों पर होगी, इसका जवाब हमको मिलेगा। अभी वादे, फिर और वादे, फिर उसके बाद के वादे, या परफॉर्मेंस पर हम किससे हिसाब मांगें? केंद्र की पार्टियों से मांगें, राज्य की पार्टियों से मांगें? ये सवाल बहुत ज़्यादा पेचीदा है, गड़बड़ है, स्ट्रॉन्ग तिकोना मुकाबला है। कई बार ऐसा होता है कि वोटर अपना चॉइस कर लेता है कि 2 लोगों के बीच में हमको तय कर लेना है। क्या वो इतना फाइन डिफरेंस जो है वो कर पाएंगे? इस सब का जवाब मिलना है। ऐसी कड़ी लड़ाई, ऐसी तिकोनी कड़ी लड़ाई हमने पहले कभी ना देखी। बिल्कुल। और उर्मिलेश जी, हालांकि संजय पुगलिया जी नोटबंदी पर स्ट्रेस ले कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नोटबंदी पर स्वीकृति की मुहर लगे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दिल्ली के बाद जो बड़े राज्य हैं उनमें आप बिहार हार गए, वहाँ पर भी बहुत कुछ दाव पर था। उत्तर प्रदेश का हार जाना एक तरह से उत्तर भारत में आपको बहुत बड़ी नाकामी के रूप में देखा जाएगा। ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है इनके लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का हार जाना तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी इनके लिए एक बड़ा धक्का होगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट के बड़ा हिस्सा जो बनारस पर जोर दे रहा है, शायद उसकी वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश में बनारस प्रधानमंत्री जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो अगर पराजित होता है ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, क्योंकि उसमें अपना दल भी है, उसमें एक और दल है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजभर लोगों का दल है, तो इससे होगा ये कि लोग ये कहेंगे या ये कहने का मौका मिलेगा प्रतिपक्ष को और मोदी जी के आलोचकों को कि भैया आप सिर्फ यूपी नहीं हारे हो जहां 73 सीटें आपने जीती थी, बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए जो जिसको आप टोटो बनाने जा रहे थे। तो मुझे लगता है ये वो कारण है दोनों, एक तो उत्तर प्रदेश का, दूसरा वाराणसी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिससे कि इतना जोर लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और दूसरे दलों ने जो जोर लगाया है वो इसलिए कि वो वाकई चाहते हैं कि किसी कीमत पर बनारस में पिछली बार जो मात खाए हैं वो गुजरात से आए हुए एक नेता ने वाराणसी में अजय राय को हराया,
अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उभरते हुए नए स्टार, उनको शिकस्त दी। तो मुझे लगता है कि वाराणसी में जद्दोजहद इसकी है, तो लेकिन एक लाइन मैं और जोड़ूंगा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव होता है कि जिस दिन मतदान हो रहा होता है उस दिन भी हम लोग प्रचार करते हैं, अब फ्री कर देना चाहिए कि जिस दिन मतदान हो रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में भी सभी लोगों को प्रचार करने की आजादी हो। मतदान के जो केंद्र हैं उनके सामने भी लोग प्रचार करते मिलें। ये मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ये खत्म कर देना चाहिए। जो उसकी बंदिशें लगा रखी हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, वो रिलेवेंट नहीं रह गई हैं। टीएन शेषन जो इस वक्त देख रहे होंगे या सोच या विजुलाइज कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि वो दौर खत्म हो गया जो उनके दौर में शुरू हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन को ये बंदिश हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी सोच है और उर्मिलेश जी की ये राय है कि इस पर नए सिरे से कुछ करने की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण है इस पर कम से कम सोचना और बहस करना। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है, और आपने कहा कि हाँ अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप गांधी परिवार को देखें तो लोकसभा में तो अमेठी रायबरेली रही उनके पास, लेकिन क्या परिस्थिति, दुर्गति विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने लगभग कब्जा कर लिया सब सीटों पर। पिछली बार प्रियंका वाड्रा ने रायबरेली अमेठी में 95 110 नुक्कड़ सभाएं की थी, लेकिन क्या परिस्थिति हुई, कहीं पर कांग्रेस जीत नहीं पाई। रायबरेली में 1 या 2 जगहों पर वो जीत पाई। ये बताता है कि उन 10 सीटों का पूरी तरह से, विधानसभा सीटों का कांग्रेस की पार्टी से रायबरेली अमेठी में निकल जाना साफ संकेत है कि अगर अपनी कंस्टिट्यूएंसी बना के रखनी है तो आपको लोकसभा विधानसभा में उसी तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। अब सीधे आपको लिए चलते हैं, ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, गेंदा फूलों की बरसात, गाड़ी का काला रंग लगभग छिप चुका है और बनारस गेंदा फूल का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। दोनों तरफ बीजेपी के झंडे, सुरक्षा कर्मी और फिर लोगों का अंबार जो प्रधानमंत्री को करीब से देखने के लिए आ रहे हैं। बाला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बालकृष्ण, अब आप ही के पास कुछ देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। रोड शो धीमी गति से प्रधानमंत्री की ये गाड़ी जा रही है, तो अभी आपके लिए इंतजार तो है अच्छा खासा, लेकिन इन सब के बीच कैसी तैयारी और कैसे लोग इंतजार कर रहे हैं वहां पे? बाला। अंजना, वैसे बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस पूरे रास्ते पर काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले और यहाँ से आगे तक काल भैरव मंदिर तक जहाँ तक जाएंगे प्रधानमंत्री, पूरे रास्ते में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इस तरह की टोपी पहने हुए, हाथों में झंडा लिए हुए घूम रहे हैं। कुछ लोग पैदल हैं, कुछ मोटरसाइकिल पर हैं, नारे लगा रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस पूरे कम से कम बनारस के चुनाव में सारे इस तरह का माहौल बनाया जाए कि सारे मुद्दे गौण हो जाएं, सारे उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं हो, सिर्फ एक मोदी मय बनाने का एक कोशिश है कि इस जो आज की रोड शो है आज का, उससे एक पूरा माहौल मोदी मय बनाया जाए। और अगर आप लोगों से बात करें तो लोग बात करने के बजाय मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। यानी पूरी कोशिश है बीजेपी की कि आज के इस रोड शो के बाद यहाँ पर माहौल ऐसा हो जाए कि लोग सारी चीज़ें भूल जाएं। अगर किसी को कोई शिकायतें हैं तो उसको भूल जाएं। अगर उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर के कहीं असंतोष है जो कि यहाँ पर बनारस में काफ़ी देखने को मिला था, लोग उसको भूल जाएं और सारी शिकायतें, सारे शिकवों को भूल करके सिर्फ मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट हो। खासतौर पर यह रोड शो आज ऐसे समय पर हो रहा है जब बगल के जो ज़िले हैं, यहाँ से कुछ ही दूर के जो ज़िले हैं उनमें मतदान हो रहा है, तो पूरी कोशिश की जा रही है। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वहाँ पर तैयारी की जा चुकी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री करीब आधे घंटे से ज़्यादा रुकेंगे, वहाँ पर पूजा करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे, उसकी तैयारी की जा चुकी है मंदिर के भीतर। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता साथ में मौजूद हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो क्या ये कोशिश है कि आम जो मुद्दे हैं वो कहीं दफन हो जाएं और इस मेगा शो के जरिए दिलों पर कब्जा कर लिया जाए? क्योंकि 2.5 साल में क्या बदला नहीं बदला उसका लेखा जोखा देने से ज़्यादा आसान कई बार होता है कुछ ऐसे भव्य दृश्यों का नज़ारा दिखा देना जिसके जरिए काशी को ये एहसास हो कि प्रधानमंत्री को उनकी चिंता है। और इसीलिए बनारस में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम जितना वक्त वो बिता रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी गाड़ी जा रही है। तो उर्मिलेश जी, आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आए गए निकल गए। देखिए, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी के बारे में कि उनका राजनीतिक कौशल वो अद्भुत है। मैं उनकी अनेक नीतियों का आलोचक हूं, उनकी पार्टी की अनेक नीतियों का आलोचक हूं। जब वो कुछ अच्छा करते हैं मैं प्रशंसा भी करता हूं और आपके चैनल पर कर चुका हूं। जब वो प्रधानमंत्री बने थे
वो पड़ोसी मुल्कों में उन्होंने विजिट किए थे, मैंने प्रशंसा की थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप देखो वाराणसी की स्थिति, बनारस की जनता पिछले 7 साल से लगातार मांग कर रही थी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी में बनना चाहिए, क्योंकि वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा केंद्र है। आप जानती हैं बनारस के लिए सहमति बन चुकी थी, लेकिन सरकार के कार्यकाल में, इसी सरकार के कार्यकाल में वो गोरखपुर चला गया। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज पहले से है, बनारस में भी है। गोरखपुर में आप एक दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूट खोल सकते थे, बनारस को एम्स नहीं मिला। लेकिन नहीं, मैं ये बड़ी दिलचस्प बात है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्यों? तो फिर क्या प्रधानमंत्री सिर्फ वाराणसी का होकर रह जाए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री गोरखपुर की ना सोची। एक एम्स सर अमेठी में भी खुला हुआ है, मैं उस एम्स में गई थी, ताला जड़ा हुआ है, इतना बड़ा, इतना बड़ा ताला जड़ा हुआ है। एक सेकंड सर, एक एम्स अमेठी में भी खुला हुआ है जो यूपीए सरकार में ही तय किया गया था। इतना बड़ा ताला जड़ा हुआ है उस एम्स पर, क्यों? क्योंकि वहां पर बिल्डिंग बना दिया, एक भव्य स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, ना मशीनें हैं, ना डॉक्टर हैं, ना कुछ इंतजाम किए गए हैं। ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है? तो आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एक तोहफा दे दीजिए, हमने तो जी एम्स खुलवा दिया, काम नहीं कर रहा। तो प्रधानमंत्री वाराणसी के सिर्फ नहीं हो सकते कि वो गोरखपुर के भी उतने ही हैं जितने वो अमेठी के हैं, जितने वो रायबरेली के। गोरखपुर में खोलने का कोई उसकी आलोचना नहीं, मैं ये बस कह रहा हूँ कि वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा केंद्र है अंजना, ठीक है। और आप जानती हैं कि आजमगढ़ से लेकर गाजीपुर, बलिया से लेकर के जौनपुर, तमाम इलाकों के, मिर्जापुर, चुनार, रॉबर्ट्सगंज के लोग वाराणसी आते हैं। और हो ये रहा है कि जो मरीज हैं, खासकर सीरियस मरीज, उनको फिर दिल्ली भागना होता है। दिल्ली के एम्स में जो पेशेंट्स का प्रेशर है उसको कम करने के लिए, एम्स को बेहतर ढंग से फंक्शन करने देने के लिए, अध्यापन और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देने के लिए ये जरूरी है कि देश के विभिन्न कोनों में बेहतर ढंग से किए जाए। ये किसी सरकार ने अच्छे से नहीं किया और इसीलिए आज ऐसी परिस्थिति है। आप एम्स चले जाइए, विस्फोटक परिस्थिति है वहां पर, जिस तरह से पेशेंट्स पहुंचते हैं और डॉक्टर्स पर जबरदस्त प्रेशर रहता है, कई जगहों पर इलाज नहीं होता, महीनों की वेटिंग के बाद लोगों को नंबर मिलता है। लेकिन इन सब के बीच ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बनारस की सड़कें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करीब से ये नज़ारा उनका आपको दिख रहा है, सड़कों से होते हुए, घरों पर लोग इंतजार कर रहे हैं, घरों पर लोगों को वेव करते हुए, हाथ जोड़ते हुए। चुनाव प्रचार का ये अद्भुत नज़ारा, ये मेगा शो संजय पुगलिया जी, जो इस वक्त हम सभी देख रहे हैं, बतौर प्रधानमंत्री पहला। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी कि क्या अगर हम आंखें तो इससे डायरेक्टली फायदा होता हुआ दिखता है? क्या इतने पेरिफेरल लोग रहते हैं जो ये अभी तक तय नहीं कर पाते हैं कि वो किस साइड वोट डालने वाले हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, आमतौर पर ये होता है कि अनडिसाइडेड वोटर जो हैं वो कम होते हैं। सब लोग तय कर लेते हैं कि क्या करना है, लेकिन इस बार यूपी के चुनाव ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा की है कि जहां निर्णय न ले पाने वोटरों की संख्या बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले से ज़्यादा रह गई होगी, और उनको आप किस तरीके से प्रभावित करके अपनी तरफ लाते हैं, इसका रोल बिल्कुल रहता है। और इसमें मैं फिर अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बीजेपी का कैंपेन मैनेजमेंट है, उसका एग्जीक्यूशन है, पर्सनल और डायरेक्ट आउटरीच है एक एक वोटर के पास, अलग अलग तरीक़ों से, ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से लेके नैरो कास्ट से लेके निजी चिट्ठियों तक, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है और वो सबके लिए अवेलेबल है। पता नहीं जो उनके विरोधी हैं, वहाँ पर रूलिंग पार्टी है। अखिलेश ने कोशिश की है, थोड़ा बहुत आप सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, इस तरह का इस्तेमाल देख रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे बीजेपी ने इस गेम को साध लिया है या खेला है, वो दूसरों ने उस प्रकार से उसको मैच नहीं किया है। इसलिए अंतिम समय तक अपने वोटर को लेके आ पाना, और जो इंक्लाइंड वोटर हैं उनको और कन्विंस कर पाना, जो कन्विंस नहीं है उनको अपनी तरफ इंक्लाइंड बना पाना, उसकी मैसेजिंग का रोल रहता है, खास करके जब कॉन्टेस्ट बहुत कीन हो। यूपी का चुनाव देखिएगा 1, 2, 3% के मार्जिन से तय हो जाने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई हवा नहीं है, ऐसी कोई लहर नहीं है, ऐसी कोई प्रो या एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये बड़ा ही रंगहीन, गंधहीन चुनाव है। उसको रंगीन बनाने की अगर कोशिश होती है तो एक ओवरआर्चिंग फैक्टर लास्ट में रहता है मोदी जी का। 100 बुराइयां मैं गिना सकता हूं जिसके कारण से बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है, वोटर को सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि केंद्र के जो वादे थे बहुत बड़े थे। जहां तक अखिलेश का सवाल है, उनसे भी यही सवाल है कि आपने क्या कर लिया। एट द सेम टाइम जब उन्होंने अपने पिता से लड़ करके, अपनी लिगेसी से लड़ करके अपने को अलग खड़ा करने की, साबित करने की कोशिश की कि मैं बैगेज को छोड़ रहा हूँ,
तो हम लोग थोड़ा चौंक गए थे, हम लोग चकित हो गए थे। ये हिसाब नहीं लगाया कि इनके खिलाफ भी 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी शायद प्ले कर रही होगी। तो बड़ा ही अजीब सा प्लेइंग फील्ड है इस वक्त यूपी का, और ऐसे में अंतिम समय में वोटर को अपनी तरफ खींच पाना 1500, 2000, 5000 के फ़र्क से इस बार देखिएगा बहुत सारे चुनाव तय हो रहे होंगे, क्योंकि अपनी अपनी वफादारियों का एक कोर वोटर बेस सब ने बना के रखा हुआ है। जो कुछ जगह मिलती है वो है नॉन जाटव दलित में कैसे सेंध लगाएं, नॉन यादव ओबीसी में कैसे सेंध लगाएं, और सवर्णों को कैसे कंसोलिडेट करें। ये 3 बड़े फ्लूइड से जराधार हैं और वोट बैंक हैं, उनकी ही सारी कोशिशें हैं, क्योंकि बाकी तो डिफाइंड है कि कौन कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। उर्मिलेश जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस वक्त सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी कुमार अभिषेक के पास। याद रखिए 80 घाट वही घाट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार गए हैं, और अगर जो लोग करीब से जानते हैं वहां की सीढ़ियों में ऊपर तक मिट्टी जो पानी का है वो जम गया था, लेकिन अब उन सीढ़ियों को साफ किया गया है। और अक्सर वहां पर जरूर पहुंचते हैं क्योंकि वहां पर तस्वीरें दिखाई देती हैं कि हाँ कुछ टैंजिबल जो करके दिखाया गया है उसमें से एक परछाई, एक झलक आप कह सकते हैं, एक चीज की दिखती है 80 घाट में। मोहल्ला 80 की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर देखिए छतों पर लोग, सड़क पर लोग, यहाँ पर अब प्रधानमंत्री का ये काफिला कैसे आगे बढ़ता है, क्या वो घाट तक जाते हैं या फिर जो सकरी गलियां हैं वो घाट के बगल से गुजर जाती हैं। दरअसल तो उतरेंगे तो नहीं शायद गाड़ी से, लेकिन जो सड़क है वो घाट के बिल्कुल बगल से जाती है, तो क्या वहां से निकलेंगे इस पर भी नजर रहेगी। कुमार अभिषेक हमारे साथ पहुंच रहे हैं। अभिषेक, क्या पता चल रहा है, कहां से निकलेंगे और क्या देखते हुए गुजरेंगे प्रधानमंत्री? देखिए अंजना, 80 मोहल्ले में इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला प्रवेश कर चुका है। 80 मोहल्ला बहुत ही कह सकते हैं साहित्यकारों से लेकर राजनीतिज्ञों तक सबकी कह सकते हैं ऐसा मोहल्ला है जिस पर सबने लिखा है सबसे ज्यादा, जिसको कह सकते हैं पॉलिटिकली वाइब्रेंट इलाका है। तो 80 वो जगह है जहां इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला घुसा है। यहाँ से संकरी गलियां शुरू हो जाती हैं जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाती है। इसको जो पहले पन्ना का लिंक लगा रहा है। अभिषेक आप बोले, बालक की आवाज थोड़ी नीचे कर दें, वहां से आवाज आ रही है। बोले अभिषेक। देखिए अंजना, ये 80 मोहल्ला है जहां पर कि अब प्रधानमंत्री का काफिला घुस गया है। हमारे कैमरामैन लगातार उन गलियों को दिखा रहे हैं, उन संकरी गलियों को जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। प्रधानमंत्री दूर हमें प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ लोगों का हुजूम है, लोग छतों पर मौजूद हैं। आप छतों पे भी लोगों को देख सकते हैं जो लगातार अभिवादन कर रहे हैं। अपने अपने छतों से लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये बहुत ही संकरा मोहल्ला है अंजना, जिसमें कि प्रधानमंत्री का काफिला अब घुसा है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी उन्हें मिलेगी जब वो मंदिर तक पहुँचेंगे। ये वो रूट है जिसको कहा जाता है साहित्यकारों का मोहल्ला, जिसको कहा जाता है राजनीतिज्ञों का मोहल्ला। होली यहाँ की बड़ी फेमस है और इस गली में अब प्रधानमंत्री घुसे हैं। पूरा का पूरा जो उनका काफिला है, हुजूम है, अब इस तकरीबन 20 फीट या 22 फीट की ये गली होगी जिसमें ये काफिला चल रहा है। बहुत धीरे धीरे प्रधानमंत्री का ये काफिला बढ़ रहा है और मोटरसाइकिल सवार जो गाड़ियों में लोग हैं वो, छतों पर लोग हैं वो, और साथ साथ जो हजारों की तादाद है वो प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में हमें दिखाई दे रही है। अंजना देखिए, यहाँ से मुझे लगता है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे और लगेंगे प्रधानमंत्री को पहुंचने में, जिस रफ्तार से वो 1-1.5 घंटे अभी लगेंगे ये पूरा काफिला गुजरने में। कुमार अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। इस बीच गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की। वहां पर ये देखिए शिवलिंग को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, जो कि दरअसल रोजाना ही किया जाता है पूजा पाठ, लेकिन उन सब के बीच आज खास तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर अब पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंच